हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 को। सीजन 3 में हम अपराइजिंग आर्क को देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें भविष्य की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें हम एरन को देखते हैं जिसके बाल काफी लंबे थे। एरन अपने मन में बोलता है कि आर्मिन हमेशा कहता था कि दीवारों के बाहर समंदर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस समंदर के पार क्या होगा। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 2 खत्म हुआ था। और इसकी शुरुआत होती है कि वर्ल्ड रोज के बाहर एक छोटे से गांव से, जहां पर कैप्टन लिवाई की नई स्क्वाड छुपी हुई है, जिस स्क्वाड में है एरन, आर्मिन, मिकासा, कोनी, साशा, जीन और हिस्टोरिया। और इन सब का काम था एरन और हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अभी के लिए ये सब यहाँ की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि लिवाई को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एरन और जिन किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। वही मिकासा लकड़ी काट कर ले आती है। अरविंद कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, कुछ दिनों पहले ही उसे एक टाइटन ने पकड़ लिया था। लेकिन मिकासा कहती है कि उसे किसी तरह तो अपने आप को फिट रखना होगा। लिवाई यहाँ आता है और देखता है कि टेबल के नीचे अभी भी धूल जमी हुई थी, तो वो अपनी टीम से काफी डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सफाई नहीं की थी। खैर, इसके बाद लिवाई एरन को हांजी के पास लेकर जाता है। इसके बाद हांजी जंगल में एरन की टाइटन एबिलिटीज पर एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे एरन जल्द ही हार्डनिंग पावर का यूज करना सीख जाएगा। और फिर ये लोग वर्ल्ड रोज का होल बंद करके शिगानशिना को वापस ले लेंगे और फिर एरन के घर के बेसमेंट में जाकर उसका सीक्रेट भी जान सकेंगे। लेकिन अभी एरन को हार्डनिंग सीखने में काफी टाइम लगने वाला था। साथ ही बार बार टाइटन बनने के कारण उसकी हालत भी बिगड़ रही थी और उसके टाइटन भी काफी कमजोर दिखने लगा था। एक बार तो एरन टाइटन की बॉडी से निकल ही नहीं पाता और मिकासा उसे काट कर बाहर निकालती है। एरन की कुछ बॉडी पार्ट्स गायब हो गए थे। एरन की हालत देखकर मिकासा गुस्सा हो जाती है और हांजी उससे माफी मांगती है और कहती है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हांजी सभी से कहती है कि आज का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, सभी लोग वापस चले हैं और उसके यहाँ होने के सारे सबूत मिटा दें। जबकि दो लोग एरन की टाइटन बॉडी से निकलने वाले स्मोक को दूर से देख रहे थे। उसी शाम को लिवाई ट्रस्ट में एरन से मिलने जाता है और उसे एरन के एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट देते हुए कहता है कि हमें शागिनशिना वाले मिशन डिले करना होगा, क्योंकि एरन अभी हार्डनिंग को यूज नहीं कर पा रहा है और हमें पेस्टो और निक की बात पर भी फोकस करना चाहिए कि हिस्टोरिया वॉल्स की सीक्रेट की कड़ी कैसे है। एरन कहता है कि उसने थोड़ी छानबीन की है और हिस्टोरिया लॉर्ड रेस की बेटी है और उसे वॉल्स के सीक्रेट के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इधर एरन एक पूरा दिन सोकर उठता है और उसकी बॉडी अब पूरी तरह हील हो गई थी। एरन अपने साथियों का काम में हाथ बटाने के लिए किचन में जाता है, जहां कोनी बोलता है कि वो 20 टाइटन से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने कोनी की मदर को टाइटन बना दिया है। इसके बाद मिकासा और कोनी बाहर निगरानी करने चले जाते हैं। एरन और हिस्टोरिया आपस में बात करते हैं और हिस्टोरिया कहती है कि अच्छा है कि तुम लोगों के पास अपने गोल्स हैं। यमीर के जाने के बाद तो वो जानती ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मीर को बचाने का सोचा था, लेकिन जमीर अपनी मर्जी से रीनियर और बर्थ होल्ड के साथ गया है। एरन ये देख खुश होता है कि हिस्टोरिया ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। हिस्टोरिया कहती है कि अब वो पहले वाली मासूम क्रिस्टा नहीं रही। एरन कहता है कि अच्छा है, मुझे वैसे भी वो वाली क्रिस्टा पसंद नहीं थी। अब तुम बस एक नॉर्मल लड़की हो। और अचानक ही एरन को यमीर के बारे में कुछ याद आता है। खैर, हांजी पेस्टर निक से मिलने जाती है और उसे पता लगता है कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। मिलिट्री पुलिस का कहना था कि ये काम किसी चोर ने किया होगा, लेकिन हांजी को पता चल जाता है कि निक को टॉर्चर करके मारा गया है, क्योंकि उसकी उंगलियों से सारे नाखून गायब थे। मिलिट्री पुलिस हांजी से कहती है कि तुम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। पास्टर को किसी चोर ने ही मारा है, ना कि किसी टाइटन ने। हांजी नोटिस करती है कि निक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन रॉयल गार्ड्स कर रहे थे, जबकि उन्हें तो राजधानी में होना चाहिए था। ये सुनकर गार्ड्स बहाना बनाने लगते हैं। हांजी अब किसी बहाने से एक गार्ड का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसकी उंगलियां लाल हो रही थी और वो समझ जाती है कि इन्हीं गार्ड्स ने पहले निक को टॉर्चर किया और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। हांजी गार्ड से पूछती है कि पेस्टर निक तो एक मामूली इंसान था, उसके घर में तो चोरी करने लायक कुछ था भी नहीं। ये सब सुन के गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को वहां से जाने को बोलते हैं। हांजी उसे कहती है कि अगर वो निक के कातिल को पकड़े, उसे ये मैसेज जरूर दें कि जैसे टॉर्चर उसने उसके दोस्त को किया है, उससे कई ज्यादा वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। हांजी ये इनडायरेक्टली उस गार्ड को कह रही थी जिसने पेस्टर को मारा था। हांजी ये सब अपने पूरे स्क्वाड को बताती है, लेकिन लिवाई को लग रहा होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उन्हें वॉल्स का सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता चले।
पैरिस निक ने हमें हिस्टोरिया की इंफॉर्मेशन दी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे मरवा दिया और इससे अब सर्वे कॉर्प्स भी खतरे में है। लिवाई पूछता है कि पैरिस निक की कितनी उंगलियों से नाखून गायब थे। हाँ जी बताती है कि सभी उंगलियों से। इस पे लिवाई कहता है कि अगर निक को अपना मुंह खोलना होता तो वो पहली नाखून निकालने पर ही बोल देता। इसका मतलब है कि निक ने मरने तक अपना मुंह बंद रखा और गवर्नमेंट नहीं जानती कि सर्वे स्क्वाड के पास कौन सी जानकारी है, लेकिन वो उन्हें टारगेट जरूर करेगी। नीफा तभी लिवाई को कमांडर एल्विन का एक मैसेज ला कर देती है और उन्हें पता चलता है कि कमांडर एल्विन को मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लिवाई सभी को ऑर्डर देता है कि वो ये जगह तुरंत छोड़ दें, जैसे वो यहाँ कभी थे ही नहीं। और इसके कुछ देर बाद ही मिलिट्री पुलिस उस जगह पर रेड मारती है, लेकिन लिवाई और हांजी स्क्वाड पहले ही वहां से भाग चुकी थी। लिवाई कहता है कि गवर्नमेंट ने सभी स्काउट एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है और उन्हें ऑर्डर दिया है कि एरन और हिस्टोरिया को गवर्नमेंट के हवाले कर दे। हमें पता करना होगा कि उन्हें ये दोनों क्यों चाहिए और इसके पीछे कौन है। इसलिए उन्हें ट्रॉस जेल में जाना होगा। वहां भीड़ में छुपना ज्यादा आसान होगा और अगर कुछ गलत होता है तो वो सिटी में अपना ओडियम गियर का यूज और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हाँ जी मोबलिट के साथ एरविन के बारे में पता लगाने जाती है और अपनी स्क्वाड के बाकी लोगों को लिवाई के साथ छोड़ जाती है। हाँ जी के जाने से पहले एरन उसे एक लेटर देता है। इसमें एरन ने वो सब बातें लिखी थी जो कि यमीर और बर्थोल्ड कर रहे थे जब उन्होंने एरन को किडनैप किया था। इसके बाद लिवाई स्क्वाड ट्रॉस जेल में जाती है और एरन और हिस्टोरिया की प्रोटेक्शन के लिए जीन और आर्मिन एरन और हिस्टोरिया होने का नाटक कर रहे थे और वो देखते हैं कि राजा फ्रिट्ज अपने खजाने से राशन लोगों में बंटवा रहा है ताकि इससे लोग राजा की कंट्रोल में रहें। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक घोड़ा गाड़ी तेजी से इनके पास आती है और जीन और आर्मिन को एरन और हिस्टोरिया समझकर किडनैप करके ले जाती है, जबकि असली एरन और हिस्टोरिया एक दूसरी वेगन में थे। लिवाई और मिकासा इन किडनैपर्स का पीछा करके इनका ठिकाना देख लेते हैं और किडनैपर आर्मिन को लड़की समझकर मोलेस्ट कर रहा था। मिकासा ये सब विंडो से देखती है और लिवाई से जाकर कहती है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। लिवाई कहता है कि वो असली एरन और हिस्टोरिया की निगरानी करने जा रहा है और इन किडनैपर्स को वो अकेले संभाल सकती है। इन किडनैपर्स को मिलिट्री पुलिस ने हायर किया था। खैर मिकासा अपने दोस्तों के साथ आसानी से सभी किडनैपर्स को पीट कर बंदी बना लेती है और वो आर्मिन और जीन को आजाद कर देती है। इधर लिवाई अपने साथी रीफा के साथ एरविन के ट्रांसपोर्ट पर नजर रखे हुए था, लेकिन ये बात लिवाई को अजीब लगती है कि रॉयल गार्ड ऐसे 9 सिखियों को इतने बड़े काम के लिए हायर क्यों करेंगे। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो नीफा से कहता है कि तुमने कैनी द रिपर के बारे में तो सुना ही होगा। कैनी एक मशहूर सीरियल किलर था जिसने ना जाने कितने एमपी ऑफिसर्स को मौत की घाट उतारा था। लिवाई कहता है कि वो कैनी के साथ बचपन में रहा और बड़ा हुआ। नीफा को यह बात मजाक लगती है क्योंकि कैनी का बस लोगों ने नाम ही सुना था और कहती है कि नाम लिया और शैतान हाजिर। कैनी द रिपर वहां आकर लिवाई और नीफा पर शॉटगन चला देता है जिससे लिवाई तो बच जाता है, लेकिन नीफा की मौत हो जाती है। असल में रॉयल गार्ड ने कैनी और उसके स्क्वाड को भी हायर किया था जो कि प्रोफेशनल किलर्स हैं। ये लोग ओडिन गियर का यूज भी कर रहे थे जिससे लिवाई स्क्वाड को मारने में ज्यादा परेशानी ना आए और ये स्वॉर्ड की जगह शॉटगन का यूज कर रहे थे। कैनी के लोग हांजी स्क्वाड के बाकी मेंबर्स को मार देते हैं और कैनी लिवाई से कहता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हो लिवाई, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले। लिवाई को चारों तरफ से कैनी की स्क्वाड घेर देती है और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। कैनी लिवाई पर शॉटगन से फायर करता है, लेकिन लिवाई उसे झांसा देकर वहां से भागने लगता है और वो हुक से वैगन का टॉप फाड़ देता है और उसे उसके अंदर एरन और हिस्टोरिया दिखाई देते हैं। एरन एक राइफल उठाकर रिटर्न फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनी स्क्वाड एरन और हिस्टोरिया दोनों को ट्रैंकुलाइजर्स मार देते हैं जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं और केची को वो शूट करके मार देते हैं। लिवाई अपनी बिजली की रफ्तार से एक बार के अंदर जाकर छुप जाता है और कैनी भी उसके पीछे यहाँ आता है। लिवाई उससे पूछता है कि तुम तो मिलिट्री पुलिस को मारा करते थे और अब तुम भी उनमें शामिल हो गए हो। कैनी कहता है कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है लिवाई, जिसे तुम्हारे जैसे छोटे आदमी नहीं देख सकते। कैनी की स्क्वाड ने इस बार को चारों तरफ से घेर लिया था और अब लिवाई का यहाँ से भागना मुश्किल था। लिवाई बार में रखी एक शॉटगन से कैनी को शूट करता है, लेकिन कैनी एक चेयर अपने सामने लाकर बच जाता है। बार ओनर को उसकी शॉटगन वापस करने के बाद लिवाई एक चेयर को विंडो से बाहर फेंकता है। कैनी की स्क्वाड उसे लिवाई समझकर शूट करने लगती है, लेकिन लिवाई दूसरी विंडो से बाहर आता है और अपने हुक से एक सोल्जर को
मारकर उसे शील्ड की तरह यूज करता है। इसके बाद वो बाकी के दो सोल्जर्स को भी अपनी स्वॉर्ड से बीच में से काट देता है। साशा को गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और वो सब लिवाई की तरफ आने लगते हैं। इधर कैनी खड़ा होकर अपने साथी केविन से कहता है कि यार वो कैसे भूल गया कि सभी बार ओनर्स को सेल्फ डिफेंस के लिए गन रखना अलाउ होता है। अब हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से लिवाई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मिकाजा और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं और लिवाई उन्हें वेगन का पीछा करने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि हमारे 3 लोगों को इन गुंडों ने मार दिया है, तो अगर तुम्हारे रास्ते में कोई एनिमी आता है तो उसे मौत की घाट उतारने में जरा भी मत हिचकिचाना। और बाकी लोगों के लिए ये काफी बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा था। आर्मिन और जीन वैगन पर जाते हैं लेकिन जीन उसका ड्राइवर को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन उस ड्राइवर ने जीन को मार ही डाला होता अगर उस वक्त आर्मिन उसके साथ ना होता। लेकिन कैनी स्क्वाड के और भी मेंबर्स इन पर अटैक करते हैं और कैनी स्क्वाड लिवाई पर भारी पड़ जाता है और वो एरन और हिस्टोरिया को लेकर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ राजधानी में राजा और उसके मिनिस्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने एरन और हिस्टोरिया के साथ क्या करना चाहिए। तभी उन्हें खबर मिलती है कि लॉर्ड रेस ने एरन और हिस्टोरिया को पकड़ लिया है, तो उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर मिलिट्री बैरक्स में हम आर्मिन को देखते हैं जिसे हांजी और मोबलिट मिलने आते हैं। वो उसे खबर देते हैं कि एरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लिया गया है और एरन ने जो नोट हांजी को दिया था उसे पढ़कर हांजी और डर गई थी क्योंकि अगर उन्हें देर की तो वो एरन को खो देंगे। दूसरी तरफ आर्यन को बुरा लग रहा था कि उसने एक इंसान को मारा और अब इसे वो खुद भी एक बुरा इंसान बन गया है। वो मिकासा से पूछता है कि उसने जब पहली बार किसी इंसान को मारा था तो उसे कैसा फील हुआ था, जिस पर मिकासा कुछ नहीं बोलती और शांत ही रहती है। और हम जानते हैं कि एरन और मिकासा उस समय कितने छोटे थे जब उन्होंने उस लुटेरों को मारा था। कुछ देर बाद आर्यन फिर से वही सवाल कहता है कि उसने जिस लड़की को मारा उसकी भी तो फैमिली होगी यार। लिवाई आर्मी को समझाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा होता तो आज जीन उनके बीच नहीं बैठा होता। किसी को नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, हम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद लिवाई और मिकासा उनके किडनैपर से बात करने जाते हैं। इनके लीडर्स का नाम डाइमो रीव्स है और ये एक मर्चेंट है। डाइमो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता लेकिन वो कुछ रॉयल गार्ड्स को जानता है जिन्होंने एरन और हिस्टोरिया की लोकेशंस पता होगी। लिवाई डेमो से कहता है कि वो उनसे हाथ मिला ले और उनकी मदद करे और डाइमो मान जाता है। इसके बाद डाइमो दो रॉयल गार्ड जिनका नाम राल्फ और सानिस है उन्हें किसी बहाने से लिवाई की बताई जगह पर ले आता है जहां लिवाई स्क्वाड ने जाल बिछाया हुआ था। लिवाई स्क्वाड उन दोनों रॉयल गार्ड्स को नॉकआउट कर बंदी बना देते हैं। इसके बाद लिवाई और हांजी सैनिस को बहुत टॉर्चर करते हैं लेकिन वो उन्हें जानकारी नहीं देता। वो कहता है कि वो उसे मार भी दें तो भी वो उसे कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो अपने राजा के लिए वफादार है। इसके बाद लिवाई और हांजी एक नाटक करते हैं कि दूसरे ऑफिसर राल्फ ने तो सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर सानिस को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन जब लिवाई और हांजी उसे फिर से टॉर्चर करने आते हैं तो वो सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि लॉर्ड रेस ही असली रॉयल ब्लड है और इसी समय जो राज गद्दी पर बैठा है वो एक ढोंगी राजा है। हाँ जी, सभी सोर्स को बताती है कि हिस्टोरिया लॉर्ड रेस की बेटी है और राजगद्दी की असली वारिस है और एरिन और हिस्टोरिया वही होंगे जहां पर लॉर्ड रेस है। उसी रात को कैनी डायमो का गला काट कर उसे मार डालता है क्योंकि उसने लिवाई के साथ दिया था और ये नजारा डायमो का बेटा फ्लैजल कोने में छुप कर देख रहा था। कैनी के साथ ही उसे पूछते हैं कि वो अब लिवाई को कैसे ढूंढेंगे, जिस पर कैनी कहता है कि अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तब भी लिवाई उन्हें मिल ही जाएगा। वो लिवाई को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसने लिवाई को पाला है। एक अननोन लोकेशन पर हम लॉर्ड रेस को देखते हैं जो अपनी बेटी हिस्टोरिया को गले लगाता है और उससे माफी भी मांगता है। वहीं एरन बेहोशी की हालत में एक कोने में बंधा पड़ा हुआ था और ये एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है हिस्टोरिया से जो कि अपनी स्क्वाड को अपने बचपन के बारे में बताती है। हिस्टोरिया ने अपने सारे बचपन एक फॉर्म में बिताया है। वो वहाँ के छोटे मोटे काम किया करती थी। ये फॉर्म नोबल रेस फैमिली का था। हिस्टोरिया की एक मदर भी थी जो हमेशा उसे इग्नोर किया करती थी और सिर्फ बुक्स ही पढ़ती रहती थी। उसे देखकर हिस्टोरिया ने भी बुक्स पढ़ना शुरू किया था और फिर उसे पता चला कि उसके बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बल्कि बच्चों को तो उनके पेरेंट्स काफी प्यार और केयर करते हैं, जबकि हिस्टोरिया की मदर तो उसे देखती भी नहीं थी। एक दिन हिस्टोरिया अपनी मदर को गले लगाने उसके पास जाती है लेकिन उसकी मदर उसे हटाकर अपने से दूर फेंक देती है और कहती है कि अगर वो इतनी डरपोक नहीं होती तो उसने हिस्टोरिया को
कब का मार दिया होता। हिस्टोरिया को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन वो खुश थी कि उसकी मदर ने उससे पहली बार बात की थी। उस दिन के बाद हिस्टोरिया की मदर कहीं और रहने चली गई और फिर हिस्टोरिया ने कभी उसे नहीं देखा। और फिर कुछ समय बाद हिस्टोरिया के डैड और उसकी मदर वापस आते हैं और हिस्टोरिया को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैनी आ जाता है। कैनी को लग रहा होता है कि ये दोनों लॉर्ड रेस से किसी तरह से जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिया की माँ पर चाकू रख देता है और कहता है कि पहले मैं इसे मारूंगा, फिर इस लड़की को भी मार डालूंगा। इस पर उसकी मदर झूठ बोलती है कि हिस्टोरिया उसकी बेटी नहीं है, तुम चाहो तो उसे मार दो, लेकिन मुझे जाने दो। ये सुनकर कैनी रॉड से पूछता है कि क्या ये सच है, और वो भी कहता है कि इन दोनों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनने के बाद कैनी हिस्टोरिया के सामने ही उसकी मदर का गला काट कर उसे मार देता है। उसके आखिरी शब्द थे कि काश उसने हिस्टोरिया को कभी जन्म ही न दिया होता। इसके बाद कैनी हिस्टोरिया को भी मारने आगे बढ़ता है, लेकिन रॉड कैनी के साथ एक डील करता है कि वो हिस्टोरिया को जिंदा छोड़ दे और उसे कहीं दूर एक शांत जिंदगी जीने भेज दिया जाएगा। वो हिस्टोरिया से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। कैनी इस पर मान जाता है और हिस्टोरिया को एक नकली नाम दिया जाता है जो कि क्रिस्टा लेंस था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रॉड हिस्टोरिया से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे मजबूरी में हिस्टोरिया को खुद से अलग करना पड़ा था, नहीं तो वो लोग उसे मार देते। रॉड उसे बताता है कि वो असली रॉयल फैमिली का मेंबर है और उसके अंदर रॉयल ब्लड है। दूसरी तरफ सैनिस राल्फ के पास आता है। राल्फ रिवील करता है कि उसने इन्हें कुछ नहीं बताया। हांजी कंफर्म करती है कि ये सच है, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया कि राल्फ सब कुछ उगल चुका है और ये जानकर तुमने भी सब कुछ सच बता दिया। सैनिस को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसने राजा से गद्दारी की है, लेकिन फिर वो हांजी से कहता है कि उसकी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन उनका काम जारी रहेगा और तुम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। हांजी कहती है कि तुम दोनों अब अपनी सारी जिंदगी इस सेल में सड़ोगे। इसके बाद हांजी फ्रस्ट्रेशन में लात मार के एक टेबल को तोड़ देती है, लेकिन लिवाई ने उसे देख लिया था और हांजी बहाना बनाती है कि वो तो एक कॉकरोच मार रही थी। इसके बाद हांजी लिवाई स्क्वाड को बताती है कि एरिन ने हांजी को जो नोट दिया था उसमें यमीर और बर्थहोल्ट की कुछ बातें लिखी हुई थी। इसे उन्हें पता चला कि यमीर भी एक प्योर टाइटन हुआ करती थी। एक दिन उसने बर्थहोल्ट और रेनडियर के एक दोस्त को खा लिया जो कि एक टाइटन शिफ्टर था। ऐसा करने पर यमीर वापस इंसान बन गई और उसे टाइटन पावर्स मिल गई, और हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास भी कोई प्योर टाइटन हो। अगर उसने एरन को खा लिया तो एरन की टाइटन पावर्स उस इंसान के पास चली जाएंगी, और शायद लॉर्ड रेस यही करना चाहता है। उसी रात को एरविन से कमांडर पिक्सिस मिलने आते हैं। एरविन ने उन्हें एक लेटर भेजा था जिसे पढ़कर वो यहाँ आए हैं। पिक्सिस एरविन से पूछता है कि क्या वो सच में ये करना चाहता है, तो एरविन कंफर्म करता है कि अगर वो वॉल मारिया को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें अभी की सरकार गिरानी होगी, और अगर एरविन का प्लान कामयाब होता है तो ये काम बिना खून खराबे के हो जाएगा, लेकिन अगर उसका प्लान फेल हुआ तो उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। एरविन किसी न्यूज के आने का वेट कर रहा था, तब तक वो पिक्सिस को अपने फादर की कहानी सुनाता है। कुछ देर बाद ही हांजी और मोबलिट यहाँ आते हैं। हांजी हिस्टोरिया से जुड़ी सारी खबर एरविन को दे देती है और एरविन पिक्सिस को सब कुछ बता देता है कि असली रॉयल फैमिली कौन है, और एक बार लिवाई स्क्वाड हिस्टोरिया को रेस्क्यू कर ले तो फिर वो नकली राजा को हटाकर हिस्टोरिया को यहाँ की क्वीन बना देंगे, और पिक्सिस एरविन के इस प्लान के लिए मान जाता है। पिक्सिस के जाने के बाद एक सोल्जर एरविन को बताता है कि उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। एरविन समझ जाता है कि यह उसे रास्ते से हटाने की एक साजिश है। वो हांजी को ऑर्डर देता है कि वो लोग तुरंत यहाँ से भाग जाएं। वो ये भी कहता है कि उसकी जगह अब हांजी स्काउट रेजिमेंट की लीडर है। एरविन बाहर जाकर देखता है कि डायमो की लाश पड़ी हुई थी। एक एमपी सोल्जर कहानी बताता है कि स्काउट के कहने पर डायमो ने एरन को किडनैप किया था और डायमो अपना मुंह बंद रखे इसीलिए स्काउट ने डायमो को मार डाला, और झूठे इल्जाम में अरविंद के साथ सभी स्काउट हेडक्वार्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। वही हांजी और मोबलिट भाग निकलते हैं। जाने से पहले अरविंद डायमो की फैमिली को कहता है कि डायमो एक अच्छा इंसान था जो कि अपने लोगों के बारे में सोचता था। वो कसम खाता है कि वो डायमो की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरविन पिक्सिस को बताता है कि उसका बाप एक स्कूल में हिस्ट्री टीचर था, और जब वो हमें वॉल्स की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि टाइटन्स के आने के बाद जब लोग वॉल में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने कैसे सरवाइव किया था, तो मेरे मन में एक सवाल आया था और मैंने पूछा था, तो मेरे डैड ने बातों को घुमा के उस सवाल को रद्द कर दिया था।
लेकिन जब हम घर पहुंचे तो मेरे बाप ने मुझे उसका जवाब दिया था। लेकिन क्योंकि अरविंद ना समझ था तो उसने इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। एक दिन मिलिट्री पुलिस ने उसकी बात सुन ली और उस रात अरविंद के फादर घर नहीं आए। उसे बताया गया कि उसके फादर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन अरविंद समझ गया था कि गवर्नमेंट ने उसे मरवा दिया है। उसके फादर की ये थ्योरी थी कि करीब 100 साल पहले जब मानवता अपनी जान बचाकर इस वॉल के अंदर आई थी, तब राजा ने सबकी मेमोरीज को बदल दिया था, जिसे उन पर राज करना आसान हो जाए। और क्योंकि अरविंद के फादर सच के करीब पहुंच गए थे तो उन्हें मार दिया गया। अरविंद को लगता है कि गवर्नमेंट को मानवता बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड और वेल्थ, और जो भी उनकी राजनीति पर सवाल उठाएगा उसे मार दिया जाएगा। इसलिए उन्हें पहले ही लालची सरकार को बदलना होगा। लिवाय स्क्वाड छोड़कर सभी स्काउट को अरेस्ट कर लिया गया था और सभी जगह लिवाय स्क्वाड के पोस्टर्स बन रहे थे कि अगर किसी को लिवाय और उसका स्क्वाड नजर आए तो तुरंत पुलिस को खबर करें। जीन चुपके से एक पोस्टर ले लेता है और फिर आर्मिन और मिकासा कुछ खाने का सामान लेकर वापस जंगल में चले जाते हैं, जहां वो लिवाय को बताती है कि मिलिट्री पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है और उन्होंने सभी रोड पर नाकाबंदी की हुई है। लिवाय कहता है कि एरन और हिस्टोरिया को लॉर्ड राइस के इलाके में पहुंचने में कम से कम एक दिन लगेगा। उतने टाइम में उन्हें कोई प्लान बनाना होगा। इतनी ही देर में साशा उन्हें अलर्ट कर देती है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और लिवाय स्क्वाड जंगल में छुपी हुई है। इनसे कुछ ही दूरी पर हम हिच और मार्लो को देखते हैं, जिन्हें ये एरिया सर्च करने के लिए भेजा गया है। मार्लो को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि स्काउट्स किसी का मर्डर करके जंगल में छुपे हुए होंगे, जबकि उन लोगों ने कितनी वॉर्स में अपनी जान को जोखिम में डाला है ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। हिच कहती है कि तुम्हें याद नहीं, जब एरन फीमेल टाइटन से लड़ा था तो उन्होंने क्रॉस जाइल को युद्ध का मैदान बना दिया था और लड़ाई में न जाने उन्होंने कितने मासूम लोगों को कुचल डाला था और उस दिन के बाद से हमारी दोस्त एनी भी लापता है। कुछ आगे जाने पर ही उन दोनों को आर्मिन नदी से पानी भरता हुआ दिखता है। वो दोनों उस पर गन पॉइंट कर उसे सरेंडर करने का बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट कर पाते, लिवाय और मिकासा वहां आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। क्रॉस जेल में लोकल न्यूज़पेपर से कमांडर नाइल और रॉय का इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है कि स्काउट्स ने किसी मासूम का मर्डर किया है। पर नाइल कहता है कि वो अभी किसी भी बात पे कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। इस पर फिर रॉय कहता है कि मतलब बिना किसी सबूत के स्काउट्स पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सुनकर उसका सीनियर उसे डांट देता है और नेल से कहता है कि वो इंटीरियर पुलिस या नए ओडियम गियर के बारे में अपनी अखबार में कुछ नहीं छापेंगे। नाइल को भी चिंता थी कि नए ओडियम गियर के बारे में उसे भी कोई जानकारी नहीं है और किसी दिन नए ओडियम गियर से उसका भी मर्डर हो सकता है। दूसरी तरफ फिजिल रीव्स इंटीरियर पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर को स्काउट्स ने नहीं बल्कि पुलिस ने मरवाया है। वो एक कोने में जाकर फंस जाता है, लेकिन हांजी उसे रेस्क्यू कर लेती है और हांजी फिजिल से कहती है कि उन्हें मर्डर का सच पब्लिक को बताना होगा। लेकिन फिजिल बुरी तरह से डरा हुआ था, अगर उसने अपना मुंह खोला तो रॉयल गवर्नमेंट उसे मरवा देगी। हांजी कहती है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी सारी जिंदगी इंटीरियर पुलिस से कायरों की तरह छुपकर जी सकता है या थोड़ी हिम्मत करके सच दुनिया के सामने ला सकता है, फिर चाहे उसमें उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। तभी उसकी तरफ कुछ ऑफिसर्स आने लगते हैं और हांजी फिजिल को लेकर भाग जाती है। इधर जंगल में हिच और मार्लो के गियर्स और वेपन्स छीन लिए जाते हैं। लिवाय का प्लान था कि उसकी स्क्वाड के दो मेंबर्स हिच और मार्लो की जगह मिलिट्री पुलिस में घुसपैठ करेंगे और एरन की लोकेशन का पता लगाएंगे और इससे वो नाकाबंदी को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लिवाय कहता है कि उन्हें हिच और मार्लो को ठिकाने लगाना होगा। ये सुनकर हिच गुस्सा हो जाती है और लिवाय से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इंसाफ के रखवाले हो? तुमने तो क्रॉस जाइल के बैटल में सैकड़ों मासूम लोगों को मार डाला था, जिनमें उसकी रूममेट एनी भी शामिल थी। तुम एनी को तो जानते ही होगे, उसने तुम लोगों के साथ ही ट्रेनिंग ली थी। लिवाय हिच को करेक्ट करते हुए रिवील करता है कि जिस फीमेल टाइटन को हमने पकड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि एनी ही थी। ये सुनकर हिच और माधो दोनों शॉक हो जाते हैं और लिवाय को गुस्सा आता है कि गवर्नमेंट के अलावा और कोई कुछ जानता ही नहीं। लिवाय कहता है कि उन लोगों के वहां से जाने के बाद तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। मार्लो लिवाय से कहता है कि उसे स्काउट्स पर भरोसा है और वो उनकी मदद करना चाहता है, फिर इसके लिए उसे चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन लिवाय उसे मना कर देता है और
वो किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिवाई साशा से कहता है कि इन्हें घने जंगल में ले जाकर बांध दो, लेकिन जीन ये काम खुद करना चाहता था, तो लिवाई उसे अलाउ कर देता है। जीन उन्हें वहां से ले जाता है और कहता है कि उसने प्लान बदल दिया है। वो उन दोनों को जान से मारने वाला है, क्योंकि उन्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क वो नहीं ले सकते। मार्लो उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जीन नहीं मानता। दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है। मार्लो तुरंत उसका चाकू उठा लेता है और हिच को वहां से भागने को बोलता है, लेकिन फिर जीन मार्लो की गर्दन पर गन रखता है और कहता है कि स्काउट से सभी लोग नफरत करते हैं, तो वो उनका साथ क्यों देना चाहता था। मार्लो कहता है कि स्काउट्स ही हैं जो अभी तक फाइट कर रहे हैं। वो भी पहले स्काउट रेजिमेंट ही ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसे स्काउट पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर मार्लो अपना चाकू गिरा देता है। जीन असल में कभी इन्हें मारने ही नहीं वाला था, वो बस इनका टेस्ट ले रहा था कि ये भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। अचानक हाइच जीन के सर पर एक स्टिक से मारती है। मार्लो उसे रोकते हुए समझाता है कि वो बस हमें टेस्ट कर रहा था। उसके हाथ में कोई गन भी नहीं थी, बल्कि एक लकड़ी थी। मार्लो जीन को हाथ देकर उठाता है और जीन कहता है कि अब लिवाए को भी उन पर भरोसा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मार्लो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, जिस पे जीन बोलता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जो कि तुम्हारी तरह ही बिना कुछ सोचे मरने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जीन एरन की बात कर रहा था। इसके बाद मार्लो और हिच लिवाई स्क्वाड को ऐसे चेक पॉइंट पर ले जाते हैं जहां कम से कम ऑफिसर्स थे। लिवाई उन दोनों को थैंक यू बोलता है और अपनी जगह पर जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि उन पर किसी और को शक हो। वो दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद लिवाई स्क्वाड चेक पॉइंट पर अटैक कर देता है और सभी ऑफिसर्स को बंदी बना लेती है। फिर लिवाई इंडियन पुलिस के एक ऑफिसर से पूछताछ करने लगता है। इधर ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में फ्लेजर पुलिस से भागते हुए एक जगह जाकर फंस जाता है। ये एक पुरानी बिल्डिंग होती है जिसमें अब कोई नहीं रहता। फ्लेचल कहता है कि मरने से पहले वो जानना चाहता है कि उन लोगों ने उसके फादर को क्यों मारा था। तब रॉजर नाम का एक ऑफिसर उसे बताता है कि डायमंड ने स्काउट्स के साथ हाथ मिला लिया था और उन्हें धोखा दिया था, इसीलिए उसे मार दिया गया। और फ्लेचल को किडनैपर बनने के लिए भी मिलिट्री पुलिस ने ही मजबूर किया था। अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो उसी वक्त उसे भी मार दिया जाता। ये सब सुनकर फ्लेचल का सारा डर खत्म हो जाता है। वो रॉजर से कहता है कि उसके फादर ने उसे एक बात सिखाई थी कि एक अच्छा सौदागर को हमेशा सही लोगों से ही सौदा करना चाहिए, और वो खुश है कि उसने ऐसे लोगों से सौदा किया है जो उसके फादर की मौत का बदला ले सकते हैं। तभी हांजी और मोबलेट वहां आकर रॉजर और उसके साथियों को पीट देते हैं। इसके बाद हांजी चिल्लाकर पूछती है कि सबने इसकी बात सुनी या नहीं। फिर रॉजर देखता है कि वो खाली बिल्डिंग्स असल में सैकड़ों लोगों से भरी हुई हैं। दरअसल हांजी ने ये जाल बिछाया था ताकि ऑफिसर पब्लिक के सामने कबूल करे कि डायनो को किसने मारा है। रॉजर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या सच है, ना कि जनता। फ्लेजल उसे चुप कराते हुए अनाउंस करता है कि अपने फादर के बाद अब वो रीव्स कंपनी का नया बॉस है और उनकी कंपनी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और हांजी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इधर रात हो जाती है और लिवाई उस ऑफिसर को पीट कर पूछता है कि एरन और हिस्टोरिया कहाँ हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि तुम लोग सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उस कैप्टन एरविन का होने वाला है। गवर्नमेंट एरविन को फांसी पर लटकाने वाली है। ये सुनकर लिवाई उसे टॉर्चर करना जारी रखता है। आखिरकार वो ऑफिसर बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता कि एरन कहाँ है, क्योंकि कैनी आक्रमैन ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब कैनी का सरनेम आक्रमैन है। ये सुनकर मिकासा और लिवाई दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक्रमैन हैं। पूरी स्टोरी में अब तक हमें इस सरनेम के सिर्फ 3 लोग दिखाए गए हैं, लिवाई, मिकासा और अब कैनी। लिवाई उस ऑफिसर की और हड्डियां तोड़ने लगता है। तभी साशा कहती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो ऑफिसर हंसते हुए कहता है, अब तुम लोगों का गेम खत्म। उसी शाम नाइल जेल में एरविन से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि एरविन को जेल में बुरी तरह से पीटा गया है। नाइल एरविन को बताता है कि कल उसे किंग के सामने पेश किया जाएगा, वही उसकी सजा डिसाइड होगी और ये भी डिसाइड होगा कि स्काउट्स के साथ क्या करना है। एरविन नाइल से पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है और वो कैसी है। नाइल बताता है कि वो लोग वॉल्ड रोज के पास रहते हैं और ठीक ही होंगे, काफी दिनों से
वो उनसे मिला नहीं है। फिर वो पूछता है कि तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। एरविन बताता है कि उसने पिक्सेस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। कल जो भी होगा उसमें एरविन कुछ नहीं करेगा, बल्कि नाइल को डिसाइड करना होगा कि वो क्या चाहता है। ये सब सुनकर नाइल सोच में पड़ जाता है कि कल आखिर होने ही क्या वाला है। अगले दिन एरविन को किंग और सभी मिनिस्टर्स के सामने ले जाया जाता है। एक मिनिस्टर कहता है कि एरविन को मरने के बाद वॉल्स के राज हमेशा के लिए राज ही रहेंगे और वॉल्स के अंदर शांति बने रहेगी। फिर एरविन से पूछा जाता है कि मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आज एल्विन को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, साथ ही स्काउट रेजिमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। एल्विन राजा और सभी नोबल्स से कहता है कि सर्वे कॉर्प ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए काम करती है। अगर दूसरी वॉल रोज भी टूट गई और टाइटल्स अंदर आने लगे तो हमारे पास उनसे लड़ने के लिए लोग ही नहीं होंगे, और फिर उस वॉल के अंदर रहने वाले लोगों को तीसरी वॉल यानी कि वॉल सीना के अंदर पनाह लेनी होगी। लोग ज्यादा हो जाने की वजह से जल्दी फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और लोगों को रिसोर्सेज के लिए मजबूरी में एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, और इस तरह वॉल सीना और वॉल रोज के लोगों के बीच में सिविल वॉर छिड़ जाएगी और गवर्नमेंट पब्लिक से अपना पूरा कंट्रोल खो बैठेगी। वॉल रोज में अभी वैसे भी फूड की कमी है, तो आज नहीं तो कल वो खुद गेट ओपन करके वॉल सीना में घुस जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, हमें पहले ही वॉल मारिया को वापस लेना होगा, और ये काम सर्वे कॉर्प्स जरूर करके दिखाएगी। इसलिए स्काउट्स को खत्म करना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये सुनकर सभी नोबल्स और सोल्जर्स सोच में पड़ जाते हैं। एडमिन मिनिस्टर से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इससे बचने के लिए तुम्हारे पास कोई सीक्रेट प्लान हो। एक मिनिस्टर एविन की बात टालते हुए बोलता है कि यहाँ वो इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि एरविन ने जो जुल्म किया है उसकी सजा सुनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एरविन से कई बार बोला गया है कि वो एरन जैगर को गवर्नमेंट के हवाले कर दे, लेकिन एरविन ने उनकी नहीं सुनी। उन्हें लगता है कि एरन को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि एरविन खुद ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसने डायमो रीव्स का मर्डर भी करवाया है। इसके बाद नोबल्स कमांडर पिक्सस से उसकी ओपिनियन मांगते हैं, क्योंकि गैरिसन रेजिमेंट भी स्काउट की तरह फ्रंट लाइन पर अपनी जान जोखिम में डालती है और टाइटन से लड़ते हैं। अब नोबल्स कहते हैं कि डायमो रीव्स का मर्डर और ह्यूमैनिटी को खतरे में डालने के लिए एरविन को मौत की सजा सुनाई जाती है और इसे तुरंत ही फांसी दे दी जाए। सोल्जर्स एरविन को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। नाइल काफी कंफ्यूज हो जाता है कि पिक्सल्स को इस फैसले से कोई इनकार कैसे नहीं है, और एरविन अपनी सजा सुनकर भी मुस्कुरा क्यों रहा था। अचानक ही एक सोल्जर अंका इनके रूम में भागते हुए आती है और सभी को बताती है कि दूसरी वॉल यानी कि वॉल रोज भी कुछ देर पहले टूट गई है। कोलोसल टाइटन और आर्मर्ड टाइटन ने वॉल रोज पर हमला कर उसके गेट्स तोड़ दिए। सभी टाइटन्स वॉल रोज के अंदर घुसने लगे हैं, जिससे बचने के लिए सभी लोग वॉल सीना के अंदर पनाह लेने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर पिक्सस तुरंत अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वॉल रोज के सभी लोगों को सुरक्षित वॉल सीना के अंदर ले जाया जाए और सभी डोर्स ओपन कर दिए जाएं और लोगों को रेस्क्यू करना उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन तभी एक नोबल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, सभी डोर्स बंद कर दिए जाएं, हम वॉल रोज का एक भी रेफ्यूजी अंदर नहीं लेंगे। नाइल कहता है कि ऐसे तो वॉल रोज के सभी लोग मर जाएंगे। नोबल कहता है कि अगर उन्हें अंदर लाया गया तो एक नोबल कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो पावर हमें मिल चुकी है और कुछ समय में वो वेसल के पास ट्रांसफर हो जाएगी। हमें लॉर्ड रेस के लौटने का इंतजार करना है। मतलब सच में इन लोगों के पास कोई सीक्रेट प्लान है, और ये क्या है हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नोबल्स सोल्जर्स पर चिल्लाते हैं कि यहाँ खड़े मत रहो, जाके सभी गेट्स को बंद करो। नाइल कहता है कि वो खुद वर्ल्ड रोज में पैदा हुआ था, वो गेट्स को बंद नहीं करेगा। तभी वहां पर सुप्रीम कमांडर जैकी अपने सोल्जर्स के साथ आते हैं और कहते हैं कि वो भी नाइल के साथ हैं। पिक्सस जैकी से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ना, ये नोबल्स कितने बड़े कमीने हैं। जैकी सभी को एक्सप्लेन करता है कि अभी उन्हें जो खबर मिली है वो एकदम झूठी फर्जी है, किसी टाइटन ने अटैक नहीं किया है और वॉल रोज बिल्कुल ठीक है। ये असल में एक प्लान था राजा और नोबल्स की असलियत सबके सामने लाने के लिए। उन्हें ह्यूमैनिटी की कोई भी चिंता नहीं है और इस प्लान का मास्टरमाइंड पिक्सस था। पिक्सस कहता है कि गैरिसन रेजिमेंट ना तो स्काउट्स के साथ है और ना ही रॉयल गवर्नमेंट के साथ, वो ह्यूमैनिटी के साथ है। और अगर नोबल्स ने वॉल रोज के लोगों को बचाने के ऑर्डर दिए होते तो उन्हें एरविन की मौत से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जान गए हैं कि गवर्नमेंट को लोगों की कोई परवाह नहीं है और इसीलिए सारा कंट्रोल अब मिलिट्री अपने हाथों में ले रही है, यानी कि मार्शल लॉ। अनका जैकली को बताती है कि रॉयल पुलिस को बंदी बना लिया गया है। पिक्सस ये भी कहता है कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा भी नकली है, वो कोई रॉयल ब्लड नहीं है
और हम किसी सही वारिस को ही सिंहासन पर बिठाएंगे। इसके बाद मिलिट्री सभी नोबल्स को और साथ ही नकली राजा को बंदी बनाकर ले जाती है और एरविन को आजाद कर दिया जाता है। नाइल एरविन से पूछता है कि वो जीतने के बाद भी खुश क्यों नहीं है। इस पर एरविन कहता है कि ह्यूमैनिटी अब नई राह पर चल पड़ी है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम लिवाई स्क्वाड को देखते हैं जिनके पास दो अनजान सोल्जर्स आ रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि हांजी और मोबलिट थे। हांजी लिवाई को खबर देती है कि उनका प्लान सफल रहा। सुप्रीम कमांडर जैकली ने राजधानी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लिवाई पूछता है कि एदिन पर जो मर्डर का इल्जाम था उसका क्या हुआ। हांजी कहती है कि इंटीरियर पुलिस ने लोगों के सामने कन्फेस कर दिया है कि वो मर्डर एदिन ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने करवाया था और रीव्स के बेटे फ्लेजल ने काफी हिम्मत दिखाई है। उसने इस खबर को लोकल न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया है जिससे सभी लोगों को सारी सच्चाई पता चल गई है कि नोबल्स ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और राजा भी नकली था। और इसका मतलब है कि स्काउट रेजिमेंट और रिवाई स्क्वाड अब पूरी तरह से आजाद है। उन्हें छुपने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद लिवाई हांजी को कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द एरिन और हिस्टोरिया को ढूंढना होगा। हांजी कहती है कि शायद वो जानती है कि वो लोग कहाँ पर हो सकते हैं। इधर जैकली भी सभी लोगों के सामने सच्चाई बता देता है। नाइल प्रेस को बताता है कि वो लोग मिलिट्री रूल स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एक नए रूलर को राजगद्दी पर बिठाएंगे जो कि असली रॉयल फैमिली से होगा। इसके बाद जैकली और एरविन वहां से जाने लगते हैं। एरविन को डाउट था कि उन्होंने गवर्नमेंट को हटाकर कोई गलती तो नहीं की। वो लोग जैसे भी थे लेकिन अभी तक उन्होंने ही ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा था। जैकली कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम्हारा मर जाना ही ज्यादा अच्छा था। जैकली ने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि वो हमेशा से गवर्नमेंट से नफरत करता था। अब फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जो किया वो ह्यूमैनिटी के लिए सही है या गलत, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। और एरविन तुम भी मेरे जैसे ही हो इसीलिए तुमने भी खुद की जान बचाने के लिए ये सब किया। एरविन जैकली की बात पर सहमत था। वो बताता है कि उसका बचपन से ही एक ड्रीम है और उसे पूरा किए बिना वो मरना नहीं चाहता। दूसरी तरफ हानी सभी को एक्सप्लेन करती है कि एरविन ने उसे एक बुक दी थी जिसमें रीस फैमिली के बारे में काफी खास जानकारी है। लॉर्ड रेस के 5 बच्चे थे और उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम फ्रीडा था। 5 साल पहले राइस फैमिली के साथ एक घटना घटी थी जिस दिन कोलोसल और आर्मर टाइटन ने शिगानसिना की वॉल को तोड़ा था। उसी रात को कुछ लुटेरों ने उस एरिया के इकलौते चर्च में आग लगा दी थी। किसी कारण से उसी रात को पूरी राइस फैमिली उस चर्च में प्रे कर रही थी तो लॉर्ड रेस को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली उस दिन मारी गई और उसके कुछ दिन बाद ही लॉर्ड रेस हिस्टोरिया को लेने चले गए थे। लिवाई कहता है कि इसका कारण उसका रॉयल ब्लड हो सकता है। रॉयल ब्लड में जरूर कुछ स्पेशल है। हांजी कहती है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि जो चर्च था वो बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ था। वो उस रात पूरी तरह से टूट गया था। ये काम किसी आम लुटेरों की बस की बात तो हो ही नहीं सकती। लॉर्ड रेस ने लुटेरों को देखा भी था लेकिन उसने किसी की रिपोर्ट नहीं की और अपने खुद के पैसों से ही उस चर्च को दोबारा से बनवा दिया। लेकिन क्यों? वो चर्च लॉर्ड रेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों है? हमें वहां जाकर ही चेक करना चाहिए। एरन और हिस्टोरिया जरूर वहीं पर होंगे। इसके बाद हम एरन को एक बड़ी स्टोन केव में देखते हैं और उसे एक ब्लैक हेयर वाली लड़की का विजन आता है जो कि आईने में अपने बाल ब्रश कर रही थी। एरन की आंख खुलती है और वो खुद को एक बड़ी क्रिस्टल केव में पाता है। एरन के हाथ और पांव दोनों मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर भी टैग लगाया था जिससे वो खुद की जीभ काट कर टाइटन में न बदल जाए। दूसरी तरफ लिवाई और हांजी अपनी स्क्वाड के साथ तेजी से चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। हांजी कहती है कि आज रात तक हम उस जगह पहुंच जाएंगे और हमें जल्दी करना होगा नहीं तो एरन को खा लिया जाएगा। आर्मिन सोच रहा था कि अगर कोई टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को खा ले तब उसे उस टाइटन की पावर मिलती है और वो वापस से इंसान बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि एरन कब टाइटन बना और उसने किसको खाया था। और जिस केव में एरन है इसी जगह पर वो लोग टाइटन पावर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ की जो क्रिस्टल्स की दीवारें हैं ये भी किसी टाइटन पावर की वजह से ही बनी है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है और अब लिवाई स्क्वाड एरन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए निकल पड़ी है। एपिसोड 6 की शुरुआत उसी अंडरग्राउंड क्रिस्टल केव से होती है और हिस्टोरिया एक रॉयल अतायद में एरन के पास आती है। वो बोलती है कि एरन, हमने मेरे फादर को गलत समझा था। वो हमेशा से ह्यूमैनिटी के रक्षक थे। यह बात सच है कि स्काउट्स को अरेस्ट करने का और पेस्टर निक को मरवाने का ऑर्डर उन्होंने ही दिया था, लेकिन ये उन्होंने मजबूरी में किया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और तभी वहाँ पे लॉर्ड रेस भी आ जाते हैं। एरन को तो ये भी नहीं पता था कि उसे किडनैप हुए कितना टाइम हो गया है या उसके साथियों का क्या हुआ। वो देखता है कि उस गुफा की दीवारें चमक रही थी
और ना जाने क्यों उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। लॉर्ड रेस कहता है कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें ये जगह जानी पहचानी लगे। इतना कहकर लॉर्ड रेस और हिस्टोरिया एरन की पीठ पर अपने हाथ रखते हैं। ऐसा करने से अचानक ही एरन को कुछ होता है और उसे ढेर सारी यादें दिखाई देने लगती हैं, लेकिन ये सब यादें उसकी नहीं थी। इसमें वो देखता है लॉर्ड रेस की पूरी फैमिली को, एक टाइटन को, एक जलते हुए चर्च को, एक स्काउट को, उसी बेसमेंट की चाबी को जिसे एरन के फादर ने उसे दिया था, और आखिर में एरन खुद को एक पूरे टाइटन में बदलते हुए देखता है। और टाइटन बनने के बाद एरन ने अपने फादर ग्रिशा को भी खा लिया था और फिर वो वापस एक इंसान बन गया था। तो इसका मतलब है कि एरन के फादर ग्रिशा पहले अटैक टाइटन थे। उन्होंने एक इंजेक्शन लगा के एरन को टाइटन बनाया। एरन ने उन्हें खा लिया था और वो खुद अटैक टाइटन बन गया था। ये सब बातें एरन को याद नहीं थी। लॉर्ड रेस पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे फादर ने क्या पाप किया था? एरन को छूने से न सिर्फ एरन की बल्कि हिस्टोरिया की कुछ मेमोरीज भी अनलॉक हो गई थी, जिनमें वो देखती है कि जब वो फार्म पर रहती थी तब वो अकेली नहीं थी। वहां पर एक लड़की थी जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। उसने ही हिस्टोरिया को पढ़ना सिखाया था। इस लड़की का नाम फ्रिडा था। हिस्टोरिया की एक बुक में क्रिस्टा नाम की लड़की थी। क्रिस्टा काफी दयालु है और हर किसी की मदद करने को तैयार रहती है। फ्रिडा हिस्टोरिया से कहती है कि तुम्हें बड़ी होकर एक अच्छी लेडी बनना होगा। ये दुनिया दर्द और तकलीफ से भरी हुई है। इसमें तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों की मदद करे और उनसे प्यार करे। और अब आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरिया सीजन 1 और सीजन 2 में इतनी दयालु क्यों थी। इसके बाद फ्रिडा को वहां से जाना होता है, लेकिन हर बार जाने से पहले वो हिस्टोरिया के दिमाग में से अपनी यादें मिटा देती थी, और यही वजह है कि हिस्टोरिया को फ्रिडा याद नहीं है। लेकिन अब ये बात जानकर हिस्टोरिया बहुत खुश थी कि उसके बचपन अकेला नहीं बीता था, बल्कि कोई था जो उसका हमेशा ख्याल रखता था। वो इस बारे में लॉर्ड रेस से पूछती है और लॉर्ड रेस बताते हैं कि वो जरूर तुम्हारी सौतेली बहन फ्रेडा होगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दी होंगी। हिस्टोरिया बोलती है कि अब फ्रीडा कहाँ है, मैं उसे मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिस पर लॉर्ड रेस कहते हैं कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्रीडा अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्रीडा को मिला के मेरे 5 बच्चे थे, लेकिन 5 साल पहले एक आदमी ने उन्हें मार डाला। वो और कोई नहीं, एरन के फादर ग्रिशा थे, जो कि फाउंडिंग टाइटन पाना चाहते थे। वो फाउंडिंग टाइटन और किसी के पास नहीं बल्कि मेरी बेटी फ्रीडा के पास था। और वो जब हमें मारने के लिए वहां पे आए तो फ्रीडा ने फाउंडिंग टाइटन बन के ग्रिशा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे टाइटन यूज करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए ग्रिशा ने फ्रीडा को हरा दिया। फिर वो उसे कच्चा चबा गया और उसका फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया। लेकिन ग्रिशा यही नहीं रुका, उसने लॉर्ड रेस की पत्नी और 5 बच्चों को भी कुचल कर मार डाला। सिर्फ लॉर्ड रेस वहां से किसी तरह जिंदा बचकर भाग पाए। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में जिस लुटेरे की बात हो रही थी वो ग्रिशा ही था, जिसने लॉर्ड रेस की फैमिली पर अटैक किया, उनका फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया और फिर उस चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये तब की बात है जब क्लोजल और आर्मर टाइटन ने शिगानसिना पर हमला किया था। हिस्टोरिया लॉर्ड रेस से पूछती है कि एरन के फादर ने ये सब क्यों किया होगा। तभी कैनी यहाँ आकर कहता है कि बातों में ज्यादा वक्त जाया मत करो, बाहर सबको पता चल गया है कि राजा फ्रिज नकली है और गवर्नमेंट गिर चुकी है और मिलिट्री ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। स्काउट्स भी यहाँ किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। लॉर्ड रेस कहता है कि स्काउट को रोकने के लिए तुम अपनी स्क्वाड लेकर एंट्रेंस पर जाओ, तुम यहाँ रहोगे तो रिचुअल नहीं हो पाएगा। इधर कैपिटल में जैकली सभी नोबल्स को नंगा करके टॉर्चर कर रहा था और इसमें उसे बहुत मजा आ रहा था। वो नोबल्स जैकली से कहता है कि तुम लोगों को जितना हंसना है हंस लो, तुम लोगों की रगों में हमारे जैसा नोबल ब्लड नहीं है, कुछ ही देर की बात है और तुम सबकी मेमोरीज मिटा दी जाएंगी। पिक्सिस एरिन को जाके बताता है कि तुम्हारे फादर की थ्योरी सही थी, रेस फैमिली के पास लोगों की यादें मिटाना या उन्हें बदल देने की पावर है, बस कुछ नोबल्स ब्लड लाइंस पर ही इस पावर का कोई असर नहीं होता। अगर लॉर्ड रेस अपने प्लान में कामयाब हो गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। एरविन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जैकली नोबल से इतनी नफरत क्यों करता है। पिक्सिस कहता है कि हाँ, मुझे पता था, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ एरविन, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने लोगों की फिक्र है। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि ये बेटर चॉइस थी ह्यूमैनिटी के लिए। अगर गवर्नमेंट ने सही ऑर्डर्स दिए होते तो मैं तुम्हें और जैकली से भी लड़ने के लिए तैयार था। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इंसान एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे। एरविन कहता है कि ह्यूमन सिर्फ तब लड़ना बंद करेंगे जब सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच जाएगा पूरी दुनिया में। इसके बाद एरविन अपने सभी स्काउट्स को लेकर लॉर्ड रेस के चर्च की तरफ निकल पड़ता है, एरिन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए। इधर लिवाई स्कॉट भी चर्च पहुंचने ही वाली थी। लिवाई कहता है कि कैनी हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, लड़ने में तुम उसे मेरे जितना ही पावरफुल समझो। और उनके नए ओडियम गेल के साथ अब कैनी मुझसे भी ज्यादा डेडली है।
तो लिवाई स्क्वाड के मेंबर्स कहते हैं कि क्या हमें बाकी लोगों का इंतजार नहीं करना चाहिए, जिस पे मिकासा कहती है कि हमें बैकअप का इंतजार नहीं करना चाहिए वरना एरन मारा जाएगा। आर्मिन कहता है कि कैनी स्क्वाड से ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो हम उन्हें जरूर हरा देंगे। इसके बाद हाँ जी लिवाई से पूछती है कि तुमने कैनी के साथ बचपन गुजारा है, फिर भी तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लिवाई कहता है कि हम ज्यादा बात नहीं करते थे, मुझे तो उसका सरनेम भी हाल ही में पता चला है। लिवाई मिकासा से पूछता है कि तुम भी एक एक्टरमैन हो, क्या तुम्हारा कैनी से कोई रिश्ता है। मिकासा बताती है कि मेरे फादर एक्टरमैन थे और मदर ओरिएंटल थी। एक्टरमैन ब्लड के लोगों को सिटी में काफी सताया जाता था, इसलिए हम जंगल में रहने लगे। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं बताया कि लोग एक्टरमैन से इतनी नफरत क्यों करते थे। फिर लिवाई पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि अचानक तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर जाग गई हो। मिकासा उस दिन को याद करती है जब किडनैपर्स ने एरिन को पकड़ लिया था, तो तब उसे ऐसा फील हुआ था और उसने एक चाकू से ही अपने और एरिन की जान बचाई थी। तब से मिकासा इतनी पावरफुल है। लिवाई कहता है कि केनी को भी एक दिन अचानक से बहुत सी पावर का एहसास हुआ था और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मतलब एक्टरमैन ब्लड में जरूर कोई खास बात है। इधर हम कैनी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो मिलिट्री पुलिस का मर्डर करता फिरता था। कैनी अपने ग्रैंडफादर से मिलने आता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो पूछता है कि एक्टरमैन तो राजा के शाही रक्षक हुआ करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतने गरीब हो गए कि खत्म होने की कगार पर हैं। कैनी के दादा बताते हैं कि राजा एक्टरमैन से नफरत नहीं करता था। राजा अपने फाउंडिंग टाइटन की पावर से दुनिया की किसी भी इंसान की मेमोरी बदल सकता था। यह पावर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, लेकिन कुछ नोबल ब्लड लाइन्स पर इसका असर नहीं होता और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो कैनी कहता है कि मुझे मेरी बहन मिल गई है लेकिन वो प्रेग्नेंट है। मैंने उसे समझाया था कि इस बच्चे को गिरा दे, लेकिन वो नहीं मानी और उसने उस बच्चे को जन्म दिया। और कैनी कहता है कि वैसे भी इस दुनिया में आखिर कौन ही जिंदा रहना चाहेगा जहाँ से दर्द और तकलीफ मिलती है। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। खैर इधर लिवाई स्कॉट लॉर्ड रेस के चर्च तक पहुंच गए थे। उन्हें एक छोटा सा डोर मिलता है जो उस क्रिस्टल केव में जा रहा था जहां कैनी की स्क्वाड नजर रखे हुई है। कैनी स्क्वाड की मेंबर कहती है कि कम से कम 7 स्क्वाड अंदर आने वाले हैं जिनमें लिवाई भी होगा। पिछली बार हमने पूरी ताकत से अटैक किया था लेकिन फिर भी उसने अकेले ही हमारे 12 साथियों को मार गिराया था। गवर्नमेंट भी अब हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी और सरेंडर करके टॉर्चर होने से तो कई गुना अच्छा है कि हम शान से लड़कर मरें। हमने कैनी को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो अपना ड्रीम पूरा करके इस दुनिया को बदल सकता है। इधर लिवाई अपने साथियों से कहता है कि अपने हाथों को खून से रखने के लिए तैयार रहो। इस बार उनका सामना टाइटन से नहीं बल्कि इंसानों से है। और ये एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत उसी क्रिस्टल केव में होती है। लॉर्ड रेस हिस्टोरिया से कहते हैं कि उसकी सिस्टर फ्रिडा अभी पूरी तरह से मरी नहीं है बल्कि उसकी मेमोरीज अभी भी जिंदा हैं। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? इस पर हिस्टोरिया हाँ बोलती है। फिर लॉर्ड रेस अपने साथ लाए एक बॉक्स के अंदर से एक इंजेक्शन निकालता है। ये इंजेक्शन देखकर एरन को भी याद आ जाता है कि उसके फादर ने भी उसे यही इंजेक्शन लगाया था और फिर एरन एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो दोस्तों बेसिकली ये इंजेक्शन टाइटन सीरम है जिसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को लगाया जाए तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक माइंडलेस टाइटन में बदल जाता है। इधर केव की एंट्रेंस पर लिवाई स्क्वाड दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और कुछ बैरल्स को अंदर फेंक देती है जिनके अंदर गन पाउडर और ऑयल भरा हुआ था। साशा तुरंत एक बैरल में जलते हुए तीर मारती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये लिवाई स्क्वाड की चाल थी कि अगर कैनी स्क्वाड उन्हें देख ही ना पाया तो उन पर हमला क्या करेगा। इसके बाद लिवाई आगे आकर देखता है कि कैनी के स्क्वाड में टोटल 35 दुश्मन हैं। वो अपने स्क्वाड को इन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। साथ ही डिस्ट्रैक्शन के लिए लिवाई स्क्वाड स्मोक सिग्नल भी फायर कर देती है। लिवाई और मिकासा अपने दुश्मनों को मारने में लग जाते हैं। वहीं कैनी स्क्वाड धुएं में कुछ ठीक से देख ही नहीं पा रहा था। एंटी ओडियम गैर की एक कमजोरी थी कि उनकी गन और एंकर एक डायरेक्शन में लगे हुए थे जिससे या तो वो लटक सकते हैं या तो वो शूट कर सकते हैं एक ही बार में। और इसी बात का फायदा उठाकर जीन एक दुश्मन को मार देता है। इसकी दूसरी कमजोरी थी कि 2 बार शूट करने के बाद इन्हें गन को रीलोड करना पड़ता है और इस बात का फायदा भी लिवाई स्क्वाड अच्छी तरह से उठा रही थी और कोनी भी एक एनिमी को मार देता है। वहीं साशा और आर्मिन दूर से सबको कवर दे रहे थे। लिवाई और मिकासा बिजली की रफ्तार से एक ही बार में ट्रिपल किल कर रहे थे। कैनी स्क्वाड समझ गई थी कि क्लोज फाइट में हम लिवाई स्क्वाड को हरा नहीं पाएंगे। लिवाई केविन को भी मारने आता है लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है कैनी की जो लिवाई पर अटैक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इन दोनों के बीच में काफी डेडली फाइट होती है। दोनों एक्टरमैन एक से बढ़कर एक थे लेकिन जैसे कि कैनी लिवाई को शूट करने ही वाला था,
लिवाई उस पर एक ऑयल बैग फेंक मारता है जो गोली लगने से फट जाता है और फिर एक धमाका होता है और उस धमाके के बीच में से लिवाई निकलकर केनी के पेट को काट देता है और उसे घायल कर देता है और फिर केनी जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। इधर हांजी केविन के पीछे पड़ी हुई थी। केविन हांजी को 2 बार शूट करती है लेकिन वो बच जाती है। अब क्योंकि केविन को रीलोड करना पड़ेगा तो हांजी बिना फिक्र के केविन के करीब जाती है, लेकिन केविन हांजी पर अपने ओडियम गियर के हुक शूट करती है जो सीधा हांजी के कंधे में जाकर लगता है और फिर केविन हांजी को एक पिलर में दे मारती है और फिर हांजी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी चिंता में आ जाते हैं। इसके बाद केविन अपनी स्क्वाड के साथ दूसरी एड्रेस के अंदर चली जाती है जहाँ पर उन्होंने लिवाई स्क्वाड के लिए एक जाल बिछा रखा था। इसके बाद केनी बोलता है कि मैं लॉर्ड रेस के पास जा रहा हूँ रिचुअल की निगरानी करने के लिए। इधर बाहर हो रहे धमाके से लॉर्ड रेस हिस्टोरिया से बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा। एरन हिस्टोरिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि इंजेक्शन में क्या है लेकिन उसका मुंह बंद था। लॉर्ड रेस कहता है कि जो पावर एरन के फादर ने चुराई थी उसका अपनी सही जगह वापस आने का वक्त आ गया है, मतलब हिस्टोरिया के अंदर। इसके बाद लॉर्ड रेस एक्सप्लेन करता है कि क्रिस्टल केव सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने टाइटन पावर की मदद से बनाई थी। उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल करके तीनों वर्ल्ड्स को भी बनाया था जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी आज तक शांति से जिंदा है। लेकिन फाउंडिंग टाइटन के पास ये पावर भी है कि वो लोगों की यादें बदल सकता है और इसीलिए किसी को नहीं पता कि वर्ल्ड्स के बाहर की दुनिया कैसी है। और उसके बाद ये फाउंडिंग टाइटन की पावर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रही है। 8 साल पहले जब फ्रीडा सिर्फ 15 साल की थी तब उसने अपने अंकल को खाकर ये फाउंडिंग टाइटन वाली पावर इनहेरिट की थी क्योंकि वो रॉयल ब्लड थी और उसे पावर के साथ साथ सभी लोगों की मेमोरीज भी मिली जो फ्रीडा से पहले फाउंडिंग टाइटन थे। यानी कि सिर्फ फ्रीडा ही थी जो कि दुनिया का असली सच जानती थी। उसे पता था कि दीवारों के पहले और बाहर की दुनिया कैसी थी, मतलब फ्रीडा को फाउंडिंग टाइटन के साथ इस दुनिया की हिस्ट्री की सारी यादें भी मिल गई थी। अगर फ्रीडा चाहती तो फाउंडिंग टाइटन का यूज करके सभी माइंडलेस टाइटन्स को दुनिया से मिटा सकती थी, लेकिन उससे पहले ही एरन के फादर ने फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया और अब वो पावर एरन के अंदर है। लेकिन क्योंकि एरन कोई रॉयल ब्लड नहीं है तो वो फाउंडिंग टाइटन की कोई पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फाउंडिंग टाइटन का यूज सिर्फ एक रॉयल ब्लड के इंसान ही कर सकते हैं। ये सुनते ही केनी नीचे आता है और लॉर्ड से कंफर्मेशन लेता है कि सिर्फ रॉयल ब्लड वाले ही फाउंडिंग टाइटन का यूज कर सकते हैं। ये जानकर केनी उदास हो जाता है। असल में केनी का प्लान था कि हिस्टोरिया की जगह वो खुद को इंजेक्शन लगा के टाइटन में बदल जाएगा और फिर एरन को खाकर उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल जाएगी और वो दुनिया बदल सकेगा। केनी लॉर्ड रेस को गन पॉइंट पर ले आता है। केनी खुद ये पावर हासिल करना चाहता था इसलिए वो लॉर्ड की गुलामी कर रहा था और लॉर्ड भी इस बात को जानता था, लेकिन उसने केनी को बस यूज किया। लॉर्ड केनी से कहता है कि मेरे इतने काम आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब मेरे भाई योई ने तुम्हारे जैसे पागल कुत्ते को हायर किया था तब मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने काम आओगे। जिस पर केनी बोलता है कि मैं उरी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तभी हिस्टोरिया आकर केनी को रोकती है। केनी बोलता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें एक मॉन्स्टर बनाना चाहता है ताकि तुम अपने दोस्त एरन को खा जाओ। हिस्टोरिया कहती है कि अगर यही उसका फर्ज है तो वो ये जरूर करेगी और वो फाउंडिंग टाइटन बनकर दुनिया के सभी माइंडलेस टाइटन्स का सफाया कर देगी। केनी कहता है कि इस आदमी ने तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है, वो अब तुम्हारे पास आया है क्योंकि लॉर्ड के अलावा बस तुम ही हो जिसका खून रॉयल है। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है और वो चाहे तो खुद भी फाउंडिंग टाइटन ले सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, इसलिए उसने अपने भाई उरी और बेटी फ्रीडा को फाउंडिंग टाइटन लेने दिया था। इसके बाद केनी लॉर्ड को छोड़ देता है। लॉर्ड केनी से कहता है कि तुमने मेरी अच्छी सेवा की है और अब मैं तुम्हें इस सर्विस से आजाद करता हूँ। तुम जाओ और अपनी जिंदगी के लिए एक नया मकसद ढूंढो। इसके बाद केनी ऊपर एरिन के पास जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे रिचुअल में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन इस बच्चे एरिन को भी खुद को डिफेंड करने का एक मौका मिलना चाहिए। तुम हिस्टोरिया को टाइटन में बदलो और मैं एरिन को बदलता हूँ। दोनों टाइटन्स आपस में फाइट करेंगे। अगर हिस्टोरिया जीत जाती है तो ह्यूमैनिटी को पीस मिल जाएगी। अगर एरिन जीता है तो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। इतना कहकर केनी एरन का मुंह खोल देता है और उसके हेड पर नाइफ से एक कट लगा देता है जिससे एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। लॉर्ड रेस चिल्लाते हुए हिस्टोरिया से कहता है कि तुम जल्दी से ये इंजेक्शन लगाकर टाइटन में बदल जाओ, तुम्हें बस एरन का स्पाइनल फ्लूइड को खाना है। लेकिन हिस्टोरिया देखती है कि एरन अब भी वैसा ही है। वो उससे पूछती है कि तुम टाइटन में क्यों नहीं बदल रहे हो। इस पर एरन रोते हुए कहता है कि मेरे फादर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो फ्रीडा को नहीं मारता तो फ्रीडा ने जरूर टाइटन्स को मिटा दिया होता और ना जाने कितने लोगों की जान बच सकती थी। अर्निंग के ग्रैंडफादर की, पूरी लोआई स्क्वाड की, हमारी ट्रेनिंग क्लासमेट्स की, उन सभी सोल्जर्स की जो मुझे बचाने के लिए आए थे। तुम मुझे खाकर ये पावर वापस ले लो
और ह्यूमनिटी को बचा लो। हिस्टोरिया इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि कैसे यमीर उसे डांटती थी कि तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ भी हिस्टोरिया अपने फादर की नजर में अच्छा बनना चाहती थी। हिस्टोरिया लॉर्ड से पूछती है कि अगर ये पावर हमारी फैमिली के पास पिछले 100 सालों से थी तो अब तक किसी ने इस पावर का यूज करके टाइटल्स को खत्म क्यों नहीं किया था और लोगों को आजाद क्यों नहीं किया था। लॉर्ड एक्सप्लेन करता है कि ये फर्स्ट किंग फ्रिस की विश थी। जब उसने ये दीवारें बनाई थी तो वो चाहता था कि इंसानियत हमेशा दीवारों के अंदर ही जाए। उसके हिसाब से वही परम शक्ति थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उसके बाद किसी ने भी फाउंडिंग टाइटन का यूज क्यों नहीं किया। जब मैं छोटा था तब मैंने और मेरे भाई उरी ने अपने फादर से कई बार बोला था कि फाउंडिंग टाइटन का यूज करके इंसानियत को आजाद कर दें, लेकिन उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी। इसके बाद समय आया कि हम दोनों भाइयों में से कोई एक फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करे। जब मेरे भाई उरी ने फाउंडिंग टाइटन की पावर को इनहेरिट किया तब मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे सब समझ आ गया। वो मेरा भाई उरी था ही नहीं, वो कुछ और ही बन चुका था, जैसे कि गॉड। और अब मैं चाहता हूँ कि हिस्टोरिया तुम अगला गॉड बनो। इसके बाद लॉर्ड रेस हिस्टोरिया को वो इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन तब हिस्टोरिया को फिर से यमीर की एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि ऐसी जिंदगी जियो जिस पे तुम्हें गर्व हो। इसके बाद हिस्टोरिया उस इंजेक्शन को गिरा के तोड़ देती है। ये देखकर लॉर्ड रेस बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन हिस्टोरिया उसे भी उठाकर जमीन पर पटक देती है जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। हिस्टोरिया कहती है कि भाड़ में गया तुम्हारा गॉड, तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। कैरी ऊपर ये सब देखकर हंस रहा होता है। फिर हिस्टोरिया लॉर्ड रेस का बॉक्स लेकर एरन के पास जाती है और उसकी चेन्स खोलने लगती है। इधर लॉर्ड रेस रेंगते हुए उस इंजेक्शन के पास जाता है। अब लॉर्ड रेस के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो खुद ही उस सीरम को चाट कर एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। स्क्वाड का पीछा करते हुए लिवाई स्क्वाड उसी दूसरी एंट्रेंस तक पहुंच जाती है जहां कैनी स्क्वाड ने उनके लिए जाल बिछाया हुआ था। हांजी भी थोड़ी जख्मी हो गई थी। इन्हें आगे जाने के लिए एक और छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वो ब्लॉक। वहीं कैनी अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही लिवाई स्क्वाड अंदर आए उन्हें भून के रख देना। और तभी इन सब को एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो कि केव के अंदर से आ रही थी। ये रोशनी लॉर्ड रेस के ट्रांसफॉर्मेशन की थी, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि कोई टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लॉर्ड रेस का टाइटन बहुत ज्यादा बड़ा था जिससे ये जगह टूटना शुरू हो जाती है। इस वजह से वो छोटा रास्ता खुल जाता है और लिवाई आर्मिन और जीन को ऑर्डर देता है कि वो लोग हांजी को लेकर उस गुफा से बाहर निकल जाएं। इधर हिस्टोरिया एरन के लॉक्स ओपन कर रही होती है। एरन कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और लॉर्ड को मुझे खाने दो। इससे फाउंडिंग टाइटन वापस से रॉयल फैमिली के पास चला जाएगा, लेकिन हिस्टोरिया उसकी बात नहीं मानती। तभी लॉर्ड रेस के ट्रांसफॉर्मेशन की हॉट एयर की वजह से हिस्टोरिया दूर जाके गिरती है, लेकिन उसके टकराने से पहले मिकासा उसे पकड़ लेती है। इसके बाद बाकी लिवाई स्क्वाड भी यहाँ आ जाती है और लिवाई, जीन और कोनी मिलकर एरन के सभी लॉक्स खोल देते हैं। लॉर्ड रेस के टाइटन का साइज बढ़ता ही जा रहा था। साशा बोलती है कि ये टाइटन तो क्लोजर टाइटन से भी बड़ा है। इससे गुफा की छत भी टूटकर नीचे गिरने लगी है। कैनी भी यहाँ से निकलने लगता है और लॉर्ड से बोलता है कि मुझे लगा था तुम्हें टाइटन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम भी एक इडियट निकले। तभी वो देखता है कि उसकी स्क्वाड गुफा की काफी अंदर आ गई थी। वो उन्हें तुरंत यहाँ से भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो सब मलबे में दबकर मर जाते हैं। इधर एरन और पूरी स्क्वाड बुरी तरह से फंस जाती है। बाहर जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग भी मलबे में दबकर मारे जाएंगे। वहीं एरन को इस बात की हैरानी हो रही थी कि लॉर्ड रेस टाइटन बनने के बाद मुझे खा क्यों नहीं रहा। एरन भी अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है और वो इस गुफा में मलबे में दबकर रह जाएगा अगर वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो। एरन अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं यूजलेस हूँ और तुम लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीन और कोनी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है यार, और हम इससे भी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकले हैं। लिवाई एरन से कहता है कि मुझे ये बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एरन तुम्हें फैसला करना होगा। इससे एरन को याद आ जाता है कि जब फीमेल टाइटन पुरानी लिवाई स्क्वाड के पीछे पड़ी थी तब एरन ने टाइटन न बनने का फैसला लिया था, जिससे पूरी स्क्वाड मारी गई थी। एरन फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। एरन देखता है कि उसके पास एक बोतल पड़ी हुई थी जिसपे आर्मर लिखा था और ये बोतल लॉर्ड रेस के बॉक्स में से मिली थी। इसके बाद एरन उस बोतल को उठाकर भागने लगता है और उसे अपने मुंह में तोड़कर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते ही एरन अपनी बॉडी में से क्रिस्टल्स के पिलर निकालने लगता है और उसके आसपास एक मजबूत स्ट्रक्चर बनने लगता है। लिवाई सभी को एरन के नीचे छुपने का ऑर्डर दे देता है। आर्मिन और मोबलेट हांजी को लेकर बाहर निकलते हैं
वो देखते हैं कि लॉर्ड रेस का विशाल टाइटन जमीन फाड़ कर गुफा से बाहर निकलता है। एरिन की स्क्वाड भी इसे दूर से देख रही थी और ये टाइटन एक विशाल ज्वालामुखी की तरह एक डायरेक्शन में बढ़ने लगता है और साइज में ये क्लोजल टाइटन से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा था, जो कि वॉल्स को एक मिनट में चकनाचूर कर सकता है। इधर एरिन ने अपनी पूरी टाइटन बॉडी को भी हार्डनिंग पावर से क्रिस्टल में बदल दिया था और मिकासा टाइटन को काट कर एरिन को बाहर निकालती है। बाहर निकलने के बाद एरिन देखता है कि सभी लोग सेफ हैं। लिवाई ये देखकर हैरान था कि एरिन को बाहर निकालने के बाद भी उसका टाइटन हार्ड ही है, मतलब एरिन ने हार्डनिंग पावर का यूज करना सीख लिया है। एरिन कहता है कि मैंने टाइटन बनने से पहले उस आर्मर बोतल को पिया था, शायद उसी की वजह से टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटीज अनलॉक हो गई हैं। लिवाई कहता है कि क्योंकि तुम हार्डनिंग पावर का यूज करना सीख गए हो तो हम आसानी से वॉल मारिया का छेद बंद कर सकते हैं। हमने इतनी दूर आने के लिए ना जाने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं, लेकिन कम से कम अब हमारे सामने एक उम्मीद की किरण है। वही एरन को अब डाउट हो रहा था कि हम वॉल मारिया को वापस तो ले लेंगे, लेकिन ये जानने के बाद कि एरन के फादर एक बुरे इंसान थे, पता नहीं बेसमेंट में क्या होगा। तभी साशा और कोनी बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिसमें से ये सभी लोग इस गुफा से बाहर निकलते हैं। ये सभी लॉर्ड रेस के टाइटन को देखकर हैरान हो जाते हैं, जो कि इतना बड़ा था कि वो अपने रास्ते की हर चीज को जलाकर भस्म कर दे रहा था। इसके बाद ये सभी एरविन से मिलते हैं। लिवाई उसे बताता है कि सब ठीक है, बस हांजी को थोड़ी चोट आई है। एरविन पूछता है कि आखिर ये टाइटन कौन है, जिस पर लिवाई बताता है कि ये लॉर्ड रेस है। ये एक एब्नॉर्मल टाइटन है, इसलिए ये आसपास के लोगों को छोड़कर ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर उसे हजारों लाखों लोगों की भीड़ मिले। और एल्विन ने यह पता लगा लिया था कि टाइटन सीधा दूसरी वॉल सीना के पास ऑरवर्ड डिस्ट्रिक्ट पर अटैक करने वाला है और हमें वहीं पर जाकर प्लान बनाना चाहिए कि इससे कैसे निपटा जाए। रास्ते में एरन और हिस्टोरिया हांजी को लॉर्ड रेस और फाउंडिंग टाइटन की सभी बातें बता देते हैं कि रॉयल ब्लड ही फाउंडिंग टाइटन का यूज कर सकता है, लेकिन जैसे ही कोई रॉयल ब्लड फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करता है तो उस पर फर्स्ट किंग की इच्छा हावी हो जाती है और वो टाइटन्स को मिटाने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट किंग के हिसाब से गुलामी ही इंसानों के लिए परम शक्ति है। एरन कहता है कि हमारे पास अभी यही ऑप्शन है कि लॉर्ड रेस मुझे खा ले, इससे वो फिर से इंसान बन जाएगा। इसके बाद लिवाई बोलता है कि हम फिर उसे पकड़कर बंदी बना लेंगे और मजबूर करेंगे कि वो अपनी फर्स्ट किंग वाली सोच को बदल ले। और एरन से कहता है कि अगर ये नौबत आई तो क्या तुम खुद की बलि देने के लिए तैयार हो। एरन कहता है कि बिल्कुल। हिस्टोरिया कहती है कि इस प्लान में बहुत ज्यादा रिस्क है, हमें पता भी नहीं है कि हम फर्स्ट किंग की सोच बदल पाएंगे भी या नहीं, और अगर उसने हम सब की मेमोरीज बदल दी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि ह्यूमैनिटी के पास एक मौका है, क्योंकि अब फाउंडिंग टाइटन किसी रॉयल ब्लड के पास नहीं है। इसका मतलब है कि एरन, तुम्हारे फादर बुरे नहीं थे, वो रॉयल फैमिली से फाउंडिंग टाइटन लेकर ह्यूमैनिटी को बचाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्हें लॉर्ड रेस के बच्चों को मारना पड़ा ताकि कोई और रॉयल ब्लड जिंदा ही ना बचे। एरन को याद आता है कि इंजेक्शन लगाने से पहले ग्रिशा ने रोते हुए कहा था कि तुम्हें मिकासा, आर्मिन और सभी लोगों को बचाने के लिए इस पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। आर्मिन कहता है कि जिस ग्रिशा अंकल को मैं जानता हूँ वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। मिकासा भी बोलती है कि रॉयल फैमिली के अलावा भी कोई तरीका होगा फाउंडिंग टाइटन को यूज करने का, और शायद यही वो तरीका है जो उन्होंने बेसमेंट में छुपाया है, जिससे वो ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। और सभी लोग अब इस बात पर एग्री करते हैं। हांजी बोलती है कि हिस्टोरिया, तुम इसका मतलब जानती हो ना, हम इतने बड़े टाइटन को ऐसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकते, तो तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है और हमें तुम्हारे फादर लॉर्ड रेस को मारना ही होगा। हिस्टोरिया एरन से माफी मांगती है कि गुफा में तुम्हें खाने के लिए वो तैयार हो गई थी, लेकिन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फादर का प्यार पाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि अपने फादर को अलविदा कहने का। आधी रात हो गई थी और सभी स्काउट्स ऑरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। मीटिंग में जाने से पहले लिवाई हिस्टोरिया को बताता है कि कमांडर एरन के ऑर्डर्स हैं कि तुम्हें यहाँ की नई क्वीन बनाया जाए। हमने यहाँ की सरकार तो गिरा दी है, लेकिन पब्लिक हम मिलिट्री वालों के ऑर्डर्स नहीं मानेगी। उन्हें एक असली वारिस चाहिए, जो कि तुम हो। लॉर्ड रेस के बाद तुम ही राजगद्दी की असली हकदार हो। हिस्टोरिया के बाकी दोस्त इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभी तो हिस्टोरिया अपनी मर्जी की मालिक बनी है और हम उसे फिर से कोई ऐसा काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हिस्टोरिया कहती है कि उसे क्वीन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये उसकी अगली ड्यूटी है तो वो जरूर करेगी। ये मेरा अपना डिसीजन है, लेकिन क्वीन बनने से पहले उसकी एक शर्त है कि वो भी लॉर्ड रेस को मारने वाले मिशन में हिस्सा लेगी। इसके बाद सभी लोग ओडियम गियर्स पहनकर मीटिंग में जाते हैं और हिस्टोरिया भी वहां आती है। मिकासा हिस्टोरिया से बोलती है कि जब तुम क्वीन बन जाओगी तब लिवाई को मेरी तरफ से 2 थप्पड़ जरूर मारना।
मीटिंग शुरू होती है और एक सोल्जर बताता है कि लॉर्ड रेस इसी तरफ आ रहा है और क्योंकि वो स्लो है तो वो सुबह तक यहाँ पहुंच पाएगा। एक दूसरा सोल्जर पूछता है कि एरविन, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम इतने कम समय में इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को खाली कैसे करोगे? जिस पर एरविन कहता है कि हम किसी सिटीजन को बाहर नहीं निकालेंगे और लॉर्ड रेस के यहाँ तक पहुंचने का वेट करेंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस एक धड़कते हुए ज्वालामुखी की तरह डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर सोल्जर पैनिक हो जाते हैं और एरविन पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहता था। जिसकी रिप्लाई में हांजी बताती है कि वो टाइटन एक एबनॉर्मल टाइटन है जो लोगों की क्राउड पर अटैक करता है। जैसे कि अगर एक तरफ कुछ सोल्जर्स और दूसरी तरफ पूरा शहर हो तो वो टाइटन शहर की तरफ जाएगा, ना कि कुछ सोल्जर्स की तरफ। इसीलिए वो लोग ऑर्वर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को थर्ड वॉल के अंदर यानी कि कैपिटल में नहीं ले जा सकते, नहीं तो पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ सकती है। वो कैपिटल पर अटैक कर सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ जी, उन्हें ये भी बताती है कि रास्ते में एरन ने उस टाइटन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी अपने उस पावर से, जिसका यूज हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला था, लेकिन लॉर्ड रेस के टाइटन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अब एरन भी बताता है कि ये टाइटन बहुत बड़ा है और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो हम इस पर अभी सब कैनन से अटैक करेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो सर्वे कॉर्प्स अपनी जान की बाजी लगा देंगे उस टाइटन को रोकने के लिए। अगली सुबह तक मिलिट्री सभी लोगों को उनके घर के बाहर निकाल कर इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उन्हें लॉर्ड रेस के खतरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। उन्हें बस यही बताया जाता है कि आज वो लोग अपनी तोप को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें वो कैनन से एक नए टाइटन पर अटैक करेंगे। लेकिन वहाँ के लोग उनका साथ नहीं देते और उन्हें अब ये लगने लगा है कि गवर्नमेंट को हटाने के बाद आर्मी उन पर रौब जमा रही है और उन्हें ये बताना चाहती है कि हम उनके गुलाम हैं। इन सब के चलते उन्हें अपनी पहले वाली गवर्नमेंट सही लगने लगी है, पर इसके फौरन बाद ही उनका ध्यान वॉल की दूसरी तरफ स्ट्रीम पर जाता है जो उस टाइटन में से निकल रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए काफी डर जाते हैं। वॉल सीना के ऊपर कैस्टर लॉर्ड रेस पर पहला कैनन अटैक करवाता है, जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वॉल के ज्यादा करीब आता जाता है। जिसके बाद वॉल के नीचे रखे कैनन से अटैक किया जाता है, लेकिन वो उसे भी नुकसान ना के बराबर पहुंचा रही थी। इसे देखकर एरविन और लिवाई डिसाइड करते हैं कि जो अटैक वॉल के ऊपर से हो रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है। उस टाइटन को हराने के लिए हांजी कुछ रस्सियां, नेट और ढेर सारा गन पाउडर के साथ आती है और उनके आसपास 2 कार्ट्स भी थे जिनमें गन पाउडर था, जो बिल्कुल ओडियम गियर की तरह लग रही थी और इजीली फायर की जा सकती थी। अब एरविन लिवाई, जीन, साशा और कोनी को वॉल की दूसरी तरफ भेज देता है और खुद वहीं लिवाई स्क्वाड के बाकी मेंबर्स के साथ हांजी की हेल्प करने के लिए रुक जाता है। वो हिस्टोरिया के पास आके उसे कहता है कि अगर ये लोग जिंदा बचे तो तुम्हें अगली क्वीन बनाया जाएगा। इसीलिए वो हिस्टोरिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे। पर हिस्टोरिया ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ के लोग किसी भी अनजान लड़की को अपनी क्वीन मान लेंगे? मैं अपने आप को यहाँ के लोगों के सामने साबित करना चाहती हूँ। एरन इन बातों को सुन रहा था। उसे लगता था कि हिस्टोरिया उन सब में से वीक है, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है। अगर कोई वीक है तो वो खुद एरन है। और वो कहता है कि मैं हर बार किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ और मुझे बचाने के लिए ना जाने कितने सोल्जर्स मारे जाते हैं। मैं तो टाइटन्स से सबसे ज्यादा नफरत करता था और अब मैं खुद एक टाइटन बन गया हूँ। अगर मैं वॉल मारिया कर होल बंद भी कर दूं तो क्या इससे ह्यूमैनिटी बच पाएगी? और वो नीचे खड़े कुछ बच्चों को देखता है जो उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे। उनको देख एरन को अपना बचपन का वो दिन याद आता है जिस दिन उसने कोलोसल टाइटन को पहली बार देखा था और वो वॉल तोड़कर अंदर आया था। पर ये सुनकर आर्मिन कहता है कि वो टाइम अलग था, वहाँ हमारी हिफाजत करने के लिए कोई भी नहीं था, पर आज इनकी हिफाजत करने के लिए यहाँ आर्मी और हम हैं। तो दोस्तों, एरन को खुद पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद को ही मुक्के मारने लगता है। आर्मिन और मिकासा उसे रोक देते हैं। एरन उन्हें बताता है कि वो अपने अंदर के कमजोर इंसान को खत्म कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइटन वॉल के बिल्कुल पास आ चुका है और उसकी बॉडी पर कैनन की वजह से काफी छेद हो चुके थे। अब कैस्टर अपनी आर्मी से कहता है कि टाइटन की गर्दन पर निशाना लगाएं और तभी वहाँ की हवा का रुख बदल जाता है, जिससे उस टाइटन की गर्मी सीधा मिलिट्री पर आने लगती है। उन्हें टाइटन दिखना भी बंद हो जाता है और उसकी हीट से वो जलने लगते हैं, पर फिर भी वो वहाँ से हटते नहीं। कैस्टर उन्हें अब भी नीचे फायर करने के लिए कहता है। जैसे ही मिलिट्री अपना राउंड फायर करती है तभी उस टाइटन के हाथ वॉल पर आ जाते हैं और वो वॉल का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू होता है, जिससे वॉल पर भी असर होता है और वो टूटने लगती है। ये टाइटन वॉल से भी दुगना बड़ा था और उसका पेट और मुंह बुरी तरह से घिस गया था क्योंकि वो अपनी पूरी बॉडी घसीटते हुए आ रहा था। इस वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी वॉल पर गिरने लगते हैं, जिससे ये टाइटन और भी भयंकर और डेंजरस लग रहा था। इसे देखकर वहां के लोग भी पैनिक होकर भागने लगते हैं।
उस टाइटन को अपने सामने देखकर कैस्टर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि जिस शहर में वो बड़ा हुआ था अब वो तबाह होने वाला था। पर तभी लिवाई आकर उसे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, अब आगे सब कुछ सर्वे कॉर्प्स पर छोड़ दो। इसके बाद एरन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इशारा करता है। एरन कहता है कि मैं गलत था, ह्यूमैनिटी के पास एक ताकतवर हथियार है जो मैं खुद हूँ। इतना कहकर एरन अपना हाथ काट लेता है और फिर अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एरविन के सिग्नल पर वो लोग गन पाउडर वाला कार्ड टाइटन के हाथ पर शूट करते हैं और कार्ड उसके पास जाते ही उसकी स्टीम से ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो टाइटन अपना बैलेंस खो देता है और उसका चेहरा वॉल पर लग जाता है। इसके बाद एरन सारा गन पाउडर लेकर लॉर्ड रेस की तरफ भागता है। असल में ये उनका प्लान था कि वो ढेर सारा बारूद लॉर्ड रेस के गले में डालकर ब्लास्ट कर देंगे, जिससे जिससे उसकी गर्दन और पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। खैर एरन ऐसा ही करता है और सारा बारूद उसके गले में डाल देता है। सारा गन पाउडर उसकी हीट से ब्लास्ट हो जाता है और टाइटन की बॉडी अंदर से फट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हवा में गिरने लगते हैं। जिसके बाद एरविन स्काउट्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग अपने ओडियम गेयर यूज करके टाइटन के बचे कुचे बॉडी पार्ट्स को भी हवा में खत्म कर दे। अगर उसकी नेक का हिस्सा बच गया तो वो फिर से रीजनरेट होने लगेगा। सब स्काउट लॉर्ड रेस के टुकड़े काटने में लग जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटन्स की नेक के अंदर ही उनका यूजर छुपा हुआ होता है, तो जब तक उसकी नेक नहीं कटेगी तब तक वो रीजनरेट होता रहेगा। हिस्टोरिया की नजर एक हिस्से पर जाती है जिससे अभी भी स्टीम निकल रही थी, वो उस हिस्से को काट देती है और वही लॉर्ड रेस छुपा हुआ था और वही नेक का हिस्सा था। हिस्टोरिया को ये फील होता है कि उसने अपने फादर को मारा, तभी उसे अपने फादर की कुछ यादें भी दिखाई देती हैं, जिसमें जब वो छोटा था उसने अपने फादर, अपने भाई और बेटी सबसे भीख मांगते हुए कहा था कि वो लोग अपने फॉर्मिंग टाइटन की पावर यूज करके सब टाइटन्स का सफाया कर दें, पर फर्स्ट किंग की मर्जी के आगे वो लोग कुछ नहीं कर सके। लॉर्ड रेस भी कोई बुरा इंसान न था, लेकिन वो बस मजबूर था। ये देखने के बाद हिस्टोरिया जमीन पर गिरने लगती है और वो एक सेफ हिस्से पर गिरने की वजह से बच जाती है और वो काफी कंफ्यूज थी कि उसने ये क्या देखा, जो वो करने वाली है वो सही है भी या नहीं। सब लोगों ने देखा कि इसी लड़की ने उस टाइटन को मारा है। वो वहाँ खड़े होकर सबको बताती है कि मेरा नाम हिस्टोरिया रेस है और मैं आप लोगों की नई क्वीन हूँ। यही हिस्टोरिया का प्लान था कि वो टाइटन पर आखिरी बार अटैक करे ताकि लोगों के सामने खुद को साबित कर सके। इसके बाद हम शाम को उसी अंडरग्राउंड केव के पास का सीन देखते हैं, जहाँ कैनी काफी जख्मी हालत में बाहर आता है और वो कुछ लोगों को याद करता है जिनसे वो पहली बार मिला था। सबसे पहले वो यूरी को देखता है जो उसे माफी मांग रहा था। फिर वो एक छोटे कमजोर बच्चे को देखता है जिससे वो उसका नाम पूछ रहा था। फिर उसे सांस और केविन भी दिखाई देते हैं जो कि उसी केव में मर गए थे। कैनी किसी तरह से एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है। वहाँ वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था, तभी वहाँ पे लिवाई आ जाता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी स्क्वाड में सभी लोग मलबे के नीचे दबकर मर चुके हैं और बस तुम ही जिंदा बचे हो। अब लिवाई अपने साथी को भी वहाँ से भेज देता है और कैनी से कहता है कि तुम इतने घायल हो चुके हो कि तुम्हारा बचना अब मुश्किल है। कैनी पहले तो हंसता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। तब वो अपने पास से एक टाइटन सीरम का इंजेक्शन निकालता है जिसे लगाने से वो टाइटन में बदल सकता है। ये देखकर लिवाई शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजधानी में पुलिस रेजिमेंट एक प्लेटफॉर्म बना रही थी जिसमें वो हिस्टोरिया को क्वीन बनाने वाले थे। इसके बाद हमें कैनी का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें कैनी अभी यंग था और वहाँ वो किंग उरी से मिलता है जो उसे आधा ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर हाथ में दबोच लेता है। कैनी उरी से बचने के लिए अपने डैगर उसकी तरफ फेंकता है पर उरी उसे अपने हाथ से रोक देता है, जिसके लिए कैनी उससे माफी मांगता है और उसे छोड़ने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ से भाग जाए। पर कैनी के एक्सप्रेशंस यही बता रहे थे कि अगर उसे एक और मौका मिला तो उरी को जान से मार देगा और कैनी को भी ये बात पता थी कि उरी उसे पल भर में मार सकता है। फिर भी वो नाटक कर रहा है, लेकिन ये जानने के बाद भी उरी कैनी को छोड़ देता है जिससे रॉड को काफी गुस्सा आ जाता है और उरी अपनी टाइटन बॉडी से निकलकर बाहर कैनी के पास आता है। अब कैनी जैसे ही अपनी गन उरी को मारने के लिए उसकी तरफ उठाता है तो उरी उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। उरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि एक्रोमेंस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है और तुम्हारी नफरत भी जायज है। मैं तुमसे इसी बात की माफी मांगता हूँ। यह देखकर कैनी भी हैरान रह गया था कि उरी एक किंग है और वो कैनी से काफी ज्यादा पावरफुल भी है, फिर भी वो उसके सामने सर झुकाकर बैठा था। इसके बाद कैनी उरी से कहता है कि वो भी उसके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद उरी कैनी को अपने रॉयल काउंसिल में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत एक्रोमेंस बचे थे उन पर अत्याचार होना बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद कैनी अपनी बहन कुशील से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसी कमरे में उसकी बहन का बच्चा बैठा हुआ था जिसने ना जाने कितने दिनों से खाना तक नहीं खाया था और वो सूख कर कांटा हो गया था। वो कैनी से कहता है कि वो मर चुकी है
कैनी इस बच्चे से उसका नाम पूछता है और ये बच्चा बताता है कि वो लिवाई है। सिर्फ लिवाई। कैनी अपने मन में बोलता है कि अच्छा किया बहना कि तुमने इस बच्चे को उसका सरनेम एक्रमैन नहीं बताया, नहीं तो ये भी मारा जाता। कैनी भी उसे सिर्फ अपना नाम कैनी बनाता है और बोलता है कि मैं कुशेल को जानता था। कैनी इतना निर्दय भी नहीं था कि वो यहाँ पे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे, इसलिए वो लिवाई को अपने साथ ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। कैनी कोई पेरेंट नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो लिवाई को वो सब सिखाता है जो इस जालिम दुनिया में रहने के लिए जरूरी था, जैसे कि चाकू पकड़ना और लोगों को मारकर खुद की जान बचाना। नेक्स्ट सीन में कैनी ऑर्डर ऑफ द वॉल की मीटिंग में सानस से मिलता है जो कि इंटीरियर पुलिस में था और कैनी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उनके काफी साथियों को जान से मारा था, पर सानस उसे कुछ नहीं कहता और उसे माफ कर देता है क्योंकि अब वो भी किंग का खासम खास था और किंग के लिए सानस के मन में काफी रिस्पेक्ट थी और कैनी भी उरी की काफी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि कैनी की नजर में उरी सबसे ताकतवर इंसान है और इसी दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम सामने वाले से ज्यादा पावरफुल हो। कुछ दिनों बाद कैनी लिवाई को अपने से बड़े आदमी को मारते हुए देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि लिवाई अब अकेला रहने लायक हो गया है। अब वो अपनी माँ की तरह जिंदगी नहीं जिएगा और यहीं पर कैनी लिवाई को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक नहीं देखा। कुछ समय बाद उरी कैनी को बताता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कैनी ये सोच रहा था कि उरी इतना पावरफुल होने के बाद भी अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उरी बताता है कि वो किसी बीमारी से नहीं मरेगा, बल्कि उसे अपनी पावर रॉड के बच्चों को ट्रांसफर करनी होगी ताकि वो उनकी यादों में हमेशा जिंदा रह सके। अब जाकर कैनी को पता चलता है कि पावर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है और उरी ये भी बताता है कि वो इस दुनिया को ह्यूमैनिटी के लिए और उसके इंसानों के लिए एक अच्छी और शांति प्रिय जगह बनाना चाहता था, लेकिन वायलेंस ही इस दुनिया का कड़वा सच है। लेकिन न जाने हम दोनों में कैसे दोस्ती हो गई। उरी के लिए एक मिरेकल था। इसके बाद चर्च में फ्रीडा उरी को खा लेती है और फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट कर लेती है। फ्रीडा की आंखों में कैनी को उरी दिखाई दे रहा था। कैनी सोचता है कि फ्रीडा अब बिल्कुल उरी बन गई है, या तो सिर्फ ये उसकी पावर का कमाल है। अगर मैं भी इस पावर को हासिल कर लूं तो क्या मुझे भी ये एहसास होगा। फिर वॉलमारिया के गिरने के 2 साल बाद कैनी खुद की एक एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड बनाता है। वो अपने मेंबर से ये भी पूछता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि उनका कैप्टन एक सीरियल किलर है जिसे मिलिट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिस पर केविन नाम की एक मेंबर ये बोलती है कि उन्हें इस चीज से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्हें तो बस लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वॉलमारिया के गिरने की वजह से लोग बची हुई जमीनों के लिए ही लड़ते रहते हैं। हम वैसे भी यूजलेस थे। कैनी को केविन की ये बात बहुत पसंद आती है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हें सर्विस स्क्वाड से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, वो तो मैंने बस बहाना किया था। तुम लोग मेरी मदद करोगे उस परम शक्ति को हासिल करने में। उसके बाद कैनी अपनी इस नई स्क्वाड से कई जगह पर अटैक करता है, लेकिन हम जानते हैं कि कैनी का टाइटन बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता और वो कभी इस दुनिया को उस तरह से नहीं देख सकता जैसे उरी देखा करता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कैनी बुरी हालत में था, उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे और उसका काफी खून भी बह चुका था। लिवाई कैनी को ढूंढते हुए यहाँ आता है। कैनी अपने पास से एक टाइटन सीरम वाला इंजेक्शन निकालता है जो उसने रॉड रेस से चुरा लिया था। वो कहता है कि अगर मैं इसे लगा लूं तो मैं भी टाइटन में बदल जाऊंगा, भले ही इंसान नहीं रहूंगा पर कम से कम मरूंगा तो नहीं। लिवाई बोलता है कि अगर तुमने टाइटन बनना होता तो तुम अब तक इंजेक्शन लगा चुके होते, लेकिन तुम अपनी मौत का इंतजार करने वालों में से भी नहीं हो। कैनी कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैंने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया कहीं मैं भी रॉड रेस के टाइटन की तरह न बन जाऊं, एक एबनॉर्मल टाइटन। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता और मुझे पावर की भूख थी, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि उस दिन उरी ने ऐसा क्यों किया था। सभी लोगों के पास जिंदा रहने की कोई ना कोई वजह होती है। किसी के पास शराब, किसी के लिए औरत, फैमिली, राजा, सपने, बच्चे, पावर, सभी लोग किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। इसके बाद कैनी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लिवाई उससे पूछता है कि मुझे फर्स्ट किंग के बारे में कुछ बताओ। फर्स्ट किंग क्यों नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटी जिंदा रहे? कैनी बोलता है कि उसे नहीं पता, लेकिन यही कारण था कि हम एक्रमैन ने फर्स्ट किंग का विरोध किया था। लिवाई बोलता है कि मैं भी एक एक्रमैन हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता था? जिसके जवाब में कैनी उसे हंसते हुए बताता है कि मैं उसका भाई था, मतलब कैनी लिवाई का मामा है। लिवाई पूछता है कि उस दिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? कैनी बताता है क्योंकि वह पेरेंट बनने के लायक नहीं था। जिसके बाद कैनी वो इंजेक्शन का बॉक्स लिवाई को दे देता है और वो इंजेक्शन लेकर जैसे ही लिवाई अपनी आंखों को ऊपर करता है तब तक कैनी मर चुका था। अब हम राजधानी का सीन देखते हैं जहाँ कमांडर जैकरी हिस्टोरिया को उसका क्राउन पहनाता है। पब्लिक भी हिस्टोरिया की क्वीन बनने से काफी खुश थी और सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद हिस्टोरिया अपने दोस्तों के साथ लिवाई को पंच मारने जाने लगती है। एरन बोलता है कि मिकासा तो बस
मजाक कर रही थी, है ना मिकासा? उसके बाद हिस्टोरिया जाके लिवाई को पंच मार देती है। ये देखकर उसके सभी साथी डर जाते हैं कि किसी ने आज तक लिवाई पर हाथ नहीं उठाया। हिस्टोरिया बोलती है कि कैसा लगा, अब मैं रानी हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिवाई हंसते हुए इन सभी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रेनियर का आर्मर टाइटन दिखाया जाता है, जो कि शिगानशिना में गिरा हुआ पड़ा था और उसका आर्मर भी जगह जगह से टूट रहा था और वो होश में भी नहीं था। तभी वहां पे बेर्थोल्ड भागते हुए आता है और रेनियर को उसके टाइटन बॉडी से बाहर निकालता है। रेनियर की यह हरकत बीस्ट टाइटन ने की थी। असल में इनमें बहस हो गई थी कि पहले हमें एनी को बचाना चाहिए, जिसके लिए इनमें लड़ाई हुई, लेकिन बीस्ट टाइटन ने आर्मर टाइटन को हरा दिया। जैके बीस्ट टाइटन की बॉडी से बाहर निकलकर आता है और बोलता है कि हम एनी को बाद में बचाएंगे, पहले हमें कोऑर्डिनेट लेने हैं और इसके लिए हमें बस हमारे दुश्मनों का यहाँ आने तक इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, रेनियर, बेर्थोल्ड और बीस्ट टाइटन तीनों शिगानशिना में छिपे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एरन और बाकी के स्काउट यहाँ का छेद बंद करने जरूर आएंगे और तभी वो एरन को किडनैप कर लेंगे। कोऑर्डिनेट से इनका मतलब एरन ही है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। में हम हिस्टोरिया के नाच तिलक के 2 महीने की बाद की कहानी देखते हैं और ये सीन एक फार्म का था, जहाँ हिस्टोरिया कुछ बच्चों के पीछे भाग रही थी उन्हें पकड़ने के लिए, और हिस्टोरिया को ऐसा करते एरन, आर्मिन और जीन देख रहे थे और वो तीनों आपस में कुछ बात कर रहे थे कि हिस्टोरिया को 2 महीने हो गए क्वीन बने हुए और वो एक ऑर्फनेज चला रही है। वो ये भी बताते हैं कि वहां के लोगों ने हिस्टोरिया को कैटल फार्मिंग गॉडेसेस बोलना शुरू कर दिया है, जिस पर जीन एरन को छेड़ते हुए बोलता है कि अब किसी को याद नहीं रहेगा कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के छेद को किसने बंद किया था, सब हिस्टोरिया को ही याद रखेंगे। ये सुनने के बाद एरन बोलता है कि इसलिए तो वो क्वीन बनना चाहती थी ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके। हिस्टोरिया ने अंडरग्राउंड के सभी अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फनेज को खोला है। इसमें उसने लिवाई की मदद भी ली है, क्योंकि लिवाई अंडरग्राउंड में ही बड़ा हुआ था। इसके बाद हिस्टोरिया उन तीनों को वापस चलने के लिए बुलाती है, क्योंकि अब वहां अंधेरा होने वाला था। रास्ते में एरन और हिस्टोरिया बातें करते हैं और वो लोग हिस्टोरिया के उन फैसलों पर बात करने लगते हैं जो उसने अंडरग्राउंड सिटी के बच्चों के लिए लिए थे। एरन भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे बोलता है कि उसने सही किया, इसीलिए उसे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए। उनकी बात ही चल रही होती है कि वहां एकदम से मिकासा आ जाती है, जिसे एरन और हिस्टोरिया का साथ में देखकर थोड़ी सी जलन हो रही थी। फिर वो एरन के हाथ से सामान छीन लेती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के बीच में एरन को रेस्ट करना है, ना कि कोई काम। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और एरन बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब आगे के सीन्स में हम उनकी सिटी में हुए कुछ बदलाव को देखते हैं, जिनमें वहां की मिलिट्री के काफी मेंबर्स को निकाला गया था, जिससे उनकी मिलिट्री काफी छोटी हो गई। इधर हांजी ने एरन की हार्डनिंग पावर का यूज करते हुए टाइटन्स के लिए एक ट्रैप बनाया, जिसमें एक सोल्जर टाइटन को ललचाता है और जैसे ही टाइटन ट्रैप में अपनी गर्दन डालता है तो उस पर बहुत बड़ी लकड़ी का ब्लॉक गिरा दिया जाता है। नेक पर वार होने से टाइटन की तुरंत मौत हो जाती है। अब टाइटन को मारने के लिए किसी भी सोल्जर को बाहर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बनाकर हांजी काफी खुश थी। और दूसरी तरफ एरन की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी और लिवाई उन्हें बताता है कि बार बार एरन की हार्डनिंग पावर यूज करने से इसका एरन की बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिस पर हांजी उसे माफी मांगती है, पर एरन उसे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें अभी टाइटन्स के अगले हमले से पहले अपने आप को तैयार करना था और उन्हें जल्द से जल्द शिगानशिना जाना है। इसके बाद हम स्काउट्स को मेस हॉल में देखते हैं, जहां वो सभी खाना खा रहे थे। उन्होंने स्काउट रेजिमेंट में काफी नए सोल्जर्स भी भर्ती किए थे शिगानशिना वाले मिशन के लिए। इनमें मार्लो भी था। नए भर्ती होने की वजह से मार्लो वहां सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अब टाइटन्स को रोकने के लिए हथियार बना लिए थे। साशा मार्लो के मजे लेते हुए पूछती है, हिच ने तो तुम्हें मना किया होगा ना, क्योंकि स्काउट्स में बहुत खतरा है। मार्लो कहता है कि हिच ने मुझे जरूर रोका था, ये कहकर कि मैं स्काउट्स ज्वाइन करने के लिए काफी कमजोर हूँ, मुझे हिच से ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर सभी अपने सर पीटते हैं। असल में हिच को मार्लो की चिंता थी, इसलिए वो उसे रोक रही थी, लेकिन मार्लो ये देख ही नहीं पाया। खैर, जीन सबको बताता है कि मार्लो और बाकी रिक्रूट्स के पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे सुनने के बाद दूसरी टेबल पे बैठा फ्लॉच जीन की बात को टाल देता है, क्योंकि उसे ये बात थोड़ी दिल पे लग गई थी। और उसके अलावा वहाँ बैठे सभी लोग नए वेपन्स के बनने के बाद खुश थे और जल्द से जल्द वॉल मारिया को वापस पाना चाहते थे। अब वहां से कोनी भी उठकर चला जाता है, ये कहकर कि उसे कल अपने विलेज जाना है। उसके जाने के बाद साशा सबसे कहती है कि क्या हम कोनी की मदद को वापस से इंसान नहीं बना सकते, और इससे आर्मिन भी सहमत था। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे वो ऐसा कर सके। अब जीन एरन को उसी आदमी को याद करने के लिए कहता है जिसे उसने उसके फादर की मेमोरी में देखा था।
काफी जोर डालने के बाद एरन को याद आता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका ट्रेनिंग कमांडर केथ था। और अगली सुबह सभी केथ से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में हांजी बताती है कि आर्मिन से पहले केथ ही सर्वे कॉर्प्स का कमांडर हुआ करता था। वहां पहुंचने के बाद साशा को छोड़कर सभी चेयर पर बैठ जाते हैं। हमें पता चलता है कि साशा ने ट्रेनिंग के टाइम केथ को बहुत गुस्सा दिलाया था, जिस कारण से साशा आज भी केथ से डरती है। यहाँ केथ एरन से कहता है कि वो अपनी माँ पर गया है, पर उसकी आंखें बिल्कुल उसके पागल बाप पर गई हैं। एरन पूछता है कि वो उसके फादर के बारे में क्या जानता है, जिसके जवाब में केथ इन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानता था। लेकिन ग्रीशा के बारे में उसे कुछ बातें पता हैं। करीब 20 साल पहले ग्रीशा केथ को वॉल्स के बाहर मिला था। उसे अपना नाम ग्रीशा येगर के अलावा और कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वॉल्स के बाहर कैसे आया। केथ ग्रीशा को वॉल्स के अंदर लेकर प्रिजन में डाल देता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए वॉल से बाहर जाना क्राइम था। पर ग्रीशा के नॉर्मल बिहेवियर से सानिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं करी थी और उन्होंने ग्रीशा को आजाद कर दिया। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ केथ ग्रीशा को वॉल्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि वॉल्स के अंदर के लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। सब जानने के बाद ग्रीशा कहता है कि तुम तो महान हो जो स्काउट्स के साथ वॉल्स के बाहर जाकर अपनी जान जोखिम में डालते हो। ये सुनकर केथ को काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ कार्ला भी उनके पास आती है और केथ से पूछती है कि कहीं तुम इसे भी स्काउट में तो भर्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ग्रीशा बोलता है कि ये उसके बस की बात नहीं है, ये काम तो बस कुछ महान लोग ही कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रीशा और एरन की मदर कार्ला की पहली मुलाकात हुई थी। असल में केथ भी कार्ला को मन ही मन में बहुत चाहता था। वो कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए स्काउट रेजिमेंट कमांडर बनने का डिसाइड करता है और उसके लिए बहुत मेहनत करने लगता है। उसमें और ग्रीशा में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद शिगानशीना में एक महामारी फैल जाती है और कार्ला भी उसकी लपेट में आ जाती है। केथ कार्ला को इलाज के लिए ग्रीशा के पास लाता है। ग्रीशा उससे वादा करता है कि वो उसके साथ सबका इलाज कर उन्हें ठीक कर देगा। इलाज के दौरान ही ग्रीशा और कार्ला को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात केथ भी समझ गया था। थोड़े टाइम बाद केथ को सर्वे कॉर्प्स का कमांडर बना दिया जाता है, लेकिन केथ को इससे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि दूसरी तरफ ग्रीशा और कार्ला शादी कर लेते हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब मिशन में सर्वे कॉर्प्स के कई सारे सोल्जर्स मारे जाने लगते हैं। सोल्जर उसकी पीठ पीछे बात करने लगते हैं कि अगला कमांडर आर्मिन को बना देना चाहिए, क्योंकि उसकी स्क्वाड में कोई नहीं मरता। पर केथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसे ही मिशन से लौटते वक्त वो रास्ते में कार्ला से मिलता है, जिसके बाद छोटा एरिन था। कार्ला केथ से बोलती है कि उसे रिटायर हो जाना चाहिए, वरना एक दिन वो भी मारा जाएगा। इससे केथ गुस्सा हो जाता है और कार्ला से कहता है कि तुम जैसे नॉर्मल लोग ये नहीं समझ सकते। तुम लोग बस जन्म लेते हो और मर जाते हो बिना कोई बदलाव लाए। महानता क्या होती है तुम नहीं समझ सकते। कुछ सालों बाद केथ अपनी जगह एरविन को अगला कमांडर बना देता है। उसे रियलाइज हो गया था कि दुनिया में कुछ महान लोग होते हैं और वो उनमें से नहीं है। इसके बाद ही वॉल मारिया टूट गई और टाइटस अंदर आ गए। इसके बाद ग्रीशा एरन को जंगल में लेकर जाने लगता है और केथ को उनका पीछा करने के लिए मना कर देता है। केथ बोलता है कि हो सकता है कि तुम स्पेशल हो, लेकिन तुम्हारा बेटा स्पेशल नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रीशा एरन को लेकर जंगल में चला जाता है। कुछ ही देर में केथ को जंगल में लाइटनिंग दिखाई देती है। जब वो उस जगह जाता है वहाँ उसे एरन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। हम जानते हैं कि यहाँ ग्रीशा ने एरन को टाइटन बना दिया था ताकि वो ग्रीशा को खाकर टाइटन पावर ले ले। खैर ग्रीशा को वहां न पाकर केथ एरन को वापस रिफ्यूजी शेल्टर में ही छोड़ आता है, मिकासा और आर्मिन के पास। अगली सुबह एरन जंगल वाली सारी बात भूल चुका था और उसके गले में उनके बेसमेंट की चाबी लटक रही थी। यहाँ पर केथ की स्टोरी खत्म हो जाती है और हांजी ये सुन डिसअपॉइंट थी, क्योंकि केथ ने कमांडर की पोस्ट इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो चूजन वन नहीं था, ना कि इस रीजन से कि उसके कमांड में ना जाने कितने सोल्जर्स मर गए। वो केथ को रियलिटी का सामना करने के लिए कहती है। एरन उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे केथ की बातें सही लगने लगी हैं कि एरन भी कोई स्पेशल इंसान नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पेशल इंसान का बेटा हूँ। ये सुन केथ एरन को एक और बात बताता है कि उस दिन कार्ला ने मुझे जवाब में क्या कहा था। कार्ला कहती है कि मेरे बेटे ने अभी कोई महान काम नहीं किया है तो क्या हुआ, मुझे परवाह नहीं है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कोई महान इंसान बनेगा या नहीं, इससे किसी से भी बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जरा इसे देखो कि ये कितना प्यारा है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा पहले से ही स्पेशल है क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। फिर केथ बताता है कि तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हारे डैड चाहते थे, तुम्हारे अंदर भी वही आग है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी में देखकर ही पहचान गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम स्काउट बनो और बाहर जाकर मारे जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहे। और अब हमें पता चलता है कि सीजन 1 में एरन की बेल्ट किसी और ने नहीं
बल्कि केट ने ही खराब की थी ताकि एरन ट्रेनिंग में फेल हो जाए। लेकिन एरन ने उस टूटी हुई बेल्ट से भी बैलेंस बना लिया था और केट समझ गया है कि एरन नहीं रुकने वाला। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत एक मीटिंग से होती है जहां हांजी मिलिट्री के सीनियर्स को उस इंजेक्शन के बारे में बताती है जो कैनी ने मरने से पहले लिवाई को दिया था। कमांडर जैकरी पूछता है कि क्या तुम लोगों को पता चला कि इस इंजेक्शन में क्या है। हांजी बताते हैं कि उन्हें इतना ही पता है कि इस इंजेक्शन में जो लिक्विड है वो किसी इंसान का बॉडी फ्लूइड है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका टेस्ट कर सकें, क्योंकि अगर वो इस लिक्विड को बोतल से बाहर निकालेंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा। जैकरी इस इंजेक्शन को पहले एरविन से अपने पास रखने के लिए कहता है, पर एरविन में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उस सिरिंज को संभाल सके। वो कहता है कि हमें ये सिरिंज हमारे सबसे मजबूत सोल्जर को दे देनी चाहिए। इसलिए एरविन ये सिरिंज लिवाई को देने का पूछता है। लिवाई एल्विन से कहता है कि अगर आप ये एक ऑर्डर के तौर पे मुझे दे रहे हैं तो सीधा सीधा कह सकते हैं, आपको ऐसे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ एल्विन स्काउट के बाकी कैप्टन को बताता है कि जरूर ग्रीशा येगर वॉल्स के बाहर वाली दुनिया से आया होगा, जैसे रेनियर, बर्थोल्ड और एनी आए थे, और इनके पास भी टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होने की पावर थी। लेकिन ग्रीशा इन तीनों से अलग था क्योंकि वो वॉल्स के अंदर रहने वाले लोगों की मदद करता था। हांजी कहती है कि वॉल्स के अंदर आने के बाद से ही ग्रीशा ने रॉयल फैमिली का पता लगाना शुरू कर दिया होगा, और वो एरन से भी बार बार कहता रहता था कि एक दिन मैं तुम्हें बेसमेंट का सीक्रेट दिखाऊंगा। वो जानता था कि उसका बेटा बड़ा होकर स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करेगा। पता नहीं उसने अपने बेसमेंट में ऐसा क्या छुपा रखा है। एरविन कहता है कि हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो चाह कर भी वो किसी को नहीं बता पाता, शायद वो यादें जो फर्स्ट किंग ने ह्यूमैनिटी की मेमोरी से ही मिटा दी हैं, जैसे कि वॉल के बाहर की जानकारी। मुझे तो यही लगता है। खैर, मिशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वॉल मारिया को वापस लेने के लिए हम ठीक 2 दिन बाद निकलेंगे। तुम जानना चाहते हो ना कि बेसमेंट में क्या है, तो चलो खुद चल के देख लेते हैं। सभी कैप्टन इस रूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन लिवाई एरविन से पूछता है कि वॉल मारिया को पाने के बाद तुम क्या करोगे। एरविन बताता है कि जो भी हमारा अगला खतरा होगा उसे हम खत्म करेंगे। वॉल्स के बाहर कोई तो है जो चाहता है कि वॉल्स के अंदर के सभी लोगों को टाइटन खा जाए। अब ये लोग कौन हैं, इसका जवाब हमें बेसमेंट में जाकर ही मिल सकता है। उस बेसमेंट में क्या है ये जानने के बाद ही हम अगला प्लान बनाएंगे। लिवाई बोलता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम तब तक जिंदा भी रह पाओगे। तुम्हारा एक हाथ खो देने के बाद अब तुम उतने ताकतवर नहीं रहे और तुम पहले की तरह नहीं लड़ सकते। हाँ जी, को ये मिशन लीड करने दो और तुम यही बैठकर गुड न्यूज मिलने का इंतजार करो। मैं बाकी लोगों से कह दूंगा कि हम में झगड़ा हो गया था इसलिए तुम नहीं चल रहे। लेकिन फिर एरविन अपने बचपन और अपने फादर को याद करता है और कहता है कि मैं मिशन पर चलूंगा, चाहे मुझे खुद को चारे की तरह इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। यह मिशन ह्यूमैनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होगा, इसलिए मैंने इसके प्लान में इतनी मेहनत की है। अगर मैं तुम्हें लीड नहीं करूंगा तो मिशन फेल होने के ज्यादा चांसेस हैं। लिवाई कहता है कि हाँ, तुम्हारे बिना ये मिशन फेल हो सकता है, लेकिन अगर तुम वहां मारे गए तो ह्यूमैनिटी की बुरी हालत हो जाएगी, तो अच्छा है तुम अपने डेस्क पर ही बैठे रहो। लिवाई एरविन के दोनों टांगे तोड़ने की धमकी भी दे देता है ताकि वो उनके साथ ना चले। एरविन कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। एक घायल सिपाही को युद्ध के मैदान से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन मेरा एक सपना है कि जब दुनिया का सच पता चलेगा वहां रहना चाहता हूँ। ये मेरे लिए ह्यूमैनिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में लिवाई एरविन के जजमेंट पर भरोसा कर वहां से चला जाता है। मिशन वाली रात को सभी स्काउट को डिनर में मीट मिलता है, जो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वॉलमारिया के गिरने के बाद से ये लोग ब्रेड और आलू खा कर ही जिंदा थे, क्योंकि मीट बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। एक सोल्जर स्पीच देता है कि आज की रात वो सब मजे करें क्योंकि कल हम वॉल मारिया को वापस लेने के मिशन पर निकलेंगे। और जैसे ही डिनर स्टार्ट होता है सभी लोग इस जगह को मछली मार्केट बना देते हैं। ये ऐसे खा रहे थे जैसे कि अब जिंदगी में इन्हें कभी खाना मिलने ही नहीं वाला। साशा तो टेबल पे रखे पूरे मीट के टुकड़े पर ही टूट पड़ती है, जिसे कोनी और जीन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि खाने के मामले में साशा मरने मारने को तैयार हो जाती है। हांजी कहती है कि आज मीट देने का आइडिया किसका था। एक सोल्जर बोलता है कि चलो, हमें पता तो चल गया कि 2 महीने का बजट एक ही रात में खर्च करने पर क्या होता है। आखिर में कोनी और एरन साशा को रोकने के लिए उसे बेहोश कर एक खंबे से बांध देते हैं। इसके बाद जीन मार्लो को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें सबसे पीछे रहना चाहिए ताकि तुम बाकी के स्काउट्स को देखकर सीख सको। अगर तुम फ्रंट लाइन में रहोगे तो सीखने से पहले ही मारे जाओगे। इसके बाद जीन एरन का भी मजाक उड़ाता है और उसे सुसाइडल मैनिक बुलाता है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं, पर कोई भी उन्हें रोकने नहीं आता, बल्कि वो लोग उनकी लड़ाई देखकर
मजे लेने लगते हैं। अब काफी देर तक लड़ने के बाद वो दोनों तो शौक थे कि कोई भी उन्हें रोकने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद लिवाई वहां आकर दोनों को एक एक कान के नीचे लगाता है और उन्हें अलग कर देता है। इसके बाद वो सभी को सो जाने का ऑर्डर देता है। खाने के बाद एरन, मिकासा और अरमिन एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। एरन बोलता है कि उसे कैट से बात करके काफी अच्छा लगा। मैं पहले ऐसी चीजों के लिए रोता रहता था जो मेरे बस में नहीं है, जैसे मैं लिवाई या मिकासा जितना स्ट्रांग क्यों नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये दोनों भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब साथ मिलकर ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी एक गैरिसन सोल्जर यहाँ से निकल कर जाता है और उन तीनों को हनिस की याद आती है। मिकासा पूछती है कि जब हम वॉल मारिया को वापस हासिल कर लेंगे तब क्या हमारे पुराने दिन वापस लौट आएंगे। एरन कहता है कि कुछ चीजें वापस लौट आएंगी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई हैं। इनका बदला मैं अपने दुश्मनों से जरूर लूंगा। इसके बाद अरमिन अपना ओशन देखने के सपने को याद दिलाता है। वॉल्स के बाहर कई सारी चीजें होंगी, बर्फ के पहाड़ होंगे, रेगिस्तान होंगे। मैंने सर्वे कॉर्प्स इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं ये सब देख सकूं। तीनों प्रॉमिस करते हैं कि वो साथ में ओशन देखेंगे। लिवाई पास में ही बैठकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। लिवाई की पूरी स्क्वाड पहले ही 2 बार मारी जा चुकी है, तो लिवाई के पास अब कोई नहीं है जिसे वो बातें कर सके। अगले दिन शाम को सर्वे कॉर्प्स मिशन पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब समय आ गया था शिगानशिना को वापस लेने का। सभी सोल्जर्स वॉल पर से देखते हैं कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग उन्हें थैंक यू बोलने और बधाई देने के लिए आए थे। इनमें फ्लेजल भी था। ये लोग चिल्लाते हैं कि वॉल मारिया को जीत कर सभी लोग सही सलामत लौटना। वैसे इनका ये मिशन सीक्रेट था, लेकिन फिर भी लोगों ने पता लगा ही लिया और इन सबको फ्लेजल यहाँ लेकर आया है। ये पहली बार था जब जनता सर्वे कॉर्प्स के मिशन के लिए चीयर अप कर रही थी। इससे पहले तो इन्हें बस गालियां ही मिलती थी। लोगों का प्यार देखकर सोल्जर्स में काफी हिम्मत आ गई थी। एरविन उन सभी लोगों की तरफ रोल करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है वो अपनी जान लगा देंगे। फिर सभी स्काउट वॉल से उतरकर वॉल मारिया के मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं, अपनी मातृभूमि यानी कि तीसरी वॉल मारिया को फिर से हासिल करने के लिए। लेकिन इससे पहले उन्हें रेनियर, बर्थोल्ड और बीस्ट टाइटन से टकराना होगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज यार लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एनिमे डिकोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीजन 3 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।